आसान चीजें है ना। अब तो आसान चीजें हैं, मुश्किल बेस बन गई अब आप लोगों की माशाल्लाह। पहले बनी हुई है यानी कि अब चीजें आसान है। सारे लोग ले बड़ा चैप्टर नंबर 11 पार्टनरशिप के बारे में। क्योंकि मेरे बच्चे मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ तो ध्यान रखा करो, जब पेपर में रिक्वायरमेंट पूछेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेगा तो फिर आपका एरिया खत्म हो गया चैप्टर 2 से लेकर 10 तक। और जब पार्टनरशिप की बात करेगा, पार्टनरशिप एक्ट की, फिर आपने फिर 3 चैप्टर में रह के सोचना है, फिर ये नहीं सोचना कि बाकी आपकी किताब के अंदर क्या है। तो रेलिवेंट चीज जरा थोड़ी सी आपको जब पता चल जाए तो मेरे बच्चे उससे आसानी हो जाती है बंदे को सोचने में। तो ये नहीं होगा कि वो पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो और कहीं पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक झलक भी बीच में ले आए। ऐसा नहीं करना। जब उससे पूछा ही पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक है, फिर सर ये भी तो हो सकता है वो भी हो सकता है, फिर ऐसा कुछ नहीं होना मेरे बच्चे। ले बेटा जरा देखिएगा, एक दो पहले ये रट्टे वाली बात मेरे बच्चे इसको याद कर लीजिएगा कि ये कब एप्लीकेबल हुआ था। 1 अक्टूबर 1932 को ये एप्लीकेबल हुआ था। और ये पार्टनरशिप है क्या मेरे बच्चे? कहता है कि पार्टनरशिप होती है कॉन्ट्रैक्ट से। और जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप करते हैं मेरे बच्चे, जब दो या दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप करते हैं, तो याद रखिएगा कि पार्टनरशिप एक्चुअली किस चीज का नाम है, इसमें जरा थोड़ा सा पहले 2-4 मिनट गौर कीजिएगा। कहता है कि जब दो लोग पार्टनरशिप बना के कारोबार करने जा रहे हो, इनके दरमियान ये जो रिलेशनशिप बनता है ना, ये जो ताल्लुक होता है, इस ताल्लुक का नाम पार्टनरशिप होता है। एक्चुअली हम समझ होते हैं कि शायद वो कारोबार, उस कारोबार का नाम पार्टनरशिप है। नहीं नहीं, कारोबार का नाम पार्टनरशिप नहीं है, वो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है मेरे बच्चे, या वो एक फर्म का हिस्सा होता है। ये सारे मिल मिला के एक फर्म बनाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो पार्टनरशिप होती है, ये जो लफ्ज बोला जाता है पार्टनरशिप, वो दो लोगों के दरमियान ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है ना, जिससे मिलकर वो कारोबार कर रहे हैं, इस ताल्लुक का नाम पार्टनरशिप होता है। जब भी कभी लफ्ज बंदा बोले ना कि मेरा फलाने बंदे के साथ ये पार्टनरशिप है, तो मेरे बच्चों समझ आना कि आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट हुआ उसके साथ। बाकी कारोबार का लेना मामला है कि भाई ये पार्टनरशिप है, तो कारोबार कौन सा करते हो बोला ना चीज है, पार्टनरशिप में कौन सा कारोबार कर रहे हो। तो पार्टनरशिप क्या है? एक ताल्लुक का नाम। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई एक बंदा भी छोड़ के चला जाए, एक बंदा भी छोड़ के चला जाए, अज्यूम कर लो ये बंदा इस फर्म से छोड़ के जा रहा है, जब ये छोड़ के जाएगा, इन सब के दरमियान ये ताल्लुक बने हुए थे, ये सारी मेरे बच्चे ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप थे, ये सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लफ्ज बोलते हैं कि जब भी पार्टनरशिप में कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा हो तो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर जाती है। कंपनी में बाकी जगहों पे ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे बच्चे पार्टनरशिप में ये खूबी है कि एक पार्टनर भी छोड़ के जाएगा तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, ये लफ्ज बोला जाता है। वहां पे ये नहीं कह रहे होते कि कारोबार खत्म हो गया, क्योंकि अगर ये चला गया तो बाकी जो 3 लोग रह जाएंगे वो आपस में बैठेंगे, एक नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करेंगे और उस कारोबार को लेकर चल पड़ेंगे। ऐसे पॉसिबल है। लेकिन अगर दूसरा भी छोड़ के चला गया, फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, बाकी दोनों लोग आपस में बैठे और नया एग्रीमेंट करें और उस बिजनेस को लेकर चलें। अगर फिर एक छोड़ के चला गया, रह ही गया, अब पार्टनरशिप नहीं हो सकती, जस्ट सोल ट्रेडर हो सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। अब कारोबार भी वही होगा, पार्टनरशिप में से बंदा भी एक है, लेकिन हम कहते हैं कि अब पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे पार्टनरशिप तो ताल्लुक का नाम था, अब ताल्लुक के लिए दूसरा बंदा ही नहीं कोई भी। जब दूसरा बंदा नहीं तो मेरे बच्चे यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो पार्टनरशिप एक्चुअली किस चीज का नाम है? दो लोगों के दरमियान जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है कोई कारोबार करने के लिए, उस मेरे बच्चे रिलेशनशिप का नाम क्या होगा? ये पार्टनरशिप होगा। याद रखोगे मेरे बच्चों? अब अज्यूम कर लो ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग कारोबार करने जा रहे हैं, बच्चे इनके दरमियान ये जो रिलेशनशिप बनेगा कॉन्ट्रैक्ट से, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, ये रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, इंप्लॉयड भी हो सकता है। इवन देन ना बोलने लिखने की जरूरत नहीं पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो मेरे बच्चे ये आपस में मिलकर जो भी कारोबार कर रहे होंगे, उस कारोबार का कोई ना कोई नाम होगा जिसको हम फर्म नेम कहते हैं। ये सब मिलकर मेरे बच्चे इन सबको कारोबार और ये पार्टनर आपस सब मिल मिला के लफज क्या बोल देते हैं? फर्म बोलते हैं। और इस फर्म का कोई ना कोई नाम होता है। इंडिविजुअली इन लोगों को हम पार्टनर कहते हैं, ये पार्टनरशिप का बिजनेस कहलाएगा, और सबको मिला के लफज क्या बोल दिया करते हैं? फर्म। और फर्म का भी जाहिर बात है कोई ना कोई नाम होता है। तो ये मेरे बच्चे एक छोटी छोटी बातें यहाँ पे याद रखिएगा कि पार्टनरशिप, और ये डेफिनेशन बड़े गौर से पढ़नी है आपने। ये जगह जगह पे मिलेगी आपको, कहीं पर भी टेक्स्ट के अंदर भी मिलती है, बाकी जगहों में मिलती है कि पार्टनरशिप एक्चुअली क्या होता है? रिलेशन होता है मेरे बच्चे दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान, क्योंकि यहीं से डेफिनेशन से 5 एसेंशियल निकाले हुए उसने। कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी कि अगर रिलेशन ये पार्टनरशिप वाला बनाना है तो इसमें पर्सन होना जरूरी है, और क्योंकि बिटवीन द पर्सन होना, इसका मतलब एक बंदा तो जाहिर बात है ये पार्टनरशिप नहीं कर सकता। तो एक एसेंशियल हमें यहां से मिल जाता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, और इनके दरमियान एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। अभी देखेंगे कि एग्रीमेंट कैसा होगा। तो दूसरा एसेंशियल हमें मिल गया। और तीसरा एसेंशियल क्या है? टू शेयर द प्रॉफिट, और ये आपस में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। इसका मतलब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। अगर ये नहीं लफ्ज लिखा हुआ शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, नहीं, ये नहीं लफ्ज लिखा हुआ। यानी कि लॉस शेयर करना जरूरी नहीं, लेकिन प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। अगर आप पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल रहे तो मेरे बच्चे याद रखिएगा आप पार्टनर नहीं है। आप जस्ट उनके नौकर हो सकते हैं, लेकिन ये ना समझिएगा मैं पार्टनर हूं अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल रहा। और अगर खाली लॉस का ही हिस्सा मिल रहा है तो फिर भी समझ लीजिएगा, आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, खाली लॉस ही मिल रहा है, तो फिर भी समझ लेना कि आप पार्टनर नहीं है। तो शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस,
और फिर मेरे बच्चे पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस भी हो और बिजनेस कैरी ऑन भी हो रहा हो, ये मेरे बच्चे चौथा एसेंशियल है। अगर कारोबार ही ना हो या कारोबार हो लेकिन वो कैरी ऑन ना हो, अब खत्म कर दे तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। जैसे ही कारोबार खत्म होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और मेरे बच्चे फिर चलाएगा कौन, इसमें देखा जाता है चाहे एक बंदा कारोबार चला रहा हो चाहे सारे पार्टनर चला रहे हो, जिम्मेदार सारे ही होते हैं। हम सब पार्टनर हैं यहाँ पे बिजनेस में। अकेला मैं इस कारोबार को संभाल रहा था, बाकी सारे अपनी स्टडी कर रहे थे, लेकिन पार्टनर थे मेरे साथ। चाहे मैं अकेला कारोबार संभाल रहा हूँ लेकिन मेरे बच्चे आप भी मेरे साथ बराबर के जिम्मेदार हों। यहाँ पे जितनी लाइबिलिटीज अराइज होंगी चाहे आप घर बैठे हो आप भी उसमें जिम्मेदार हों। तो चाहे कोई एक बंदा कारोबार संभाले चाहे सारे संभाल रहे हो, हर बिजनेस के एक्ट के लिए दूसरे लोग भी जिम्मेदार हों। तो इसी डेफिनेशन से मेरे बच्चे आगे 5 एसेंशियल भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें बता रखी कि पर्सन जो है ओके हो गया। नहीं बेटा, कहता कि पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर कोलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। यानी कि कारोबार और ये पार्टनर सबको मिला के लफ्ज क्या बोलते हैं, हम फर्म बोल देते हैं। और द नेम अंडर वी द बिजनेस जो हम कैरी ऑन कर रहे थे उसको फर्म नेम कहते हैं। मेरे छोटी छोटी बातें ये तो इतनी काम की नहीं। और ये भी एक छोटा सा लफ्ज लिख रखा है, एक्ट ऑफ ए फर्म। यानी कि देखो मेरे बच्चे एक चीज दिमाग में रखना है कि जिस तरह हम कंपनी बनाया करते थे, कंपनी में क्या होता था कि अगर कुछ लोग मिलकर इसी कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लें तो ये कारोबार खुद एक इंसान बन जाता है, ये कारोबार खुद एक पर्सन बन जाता है। और इस पर्सन का कोई भी जो एक्ट हो उसके एक्ट के लिए इसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो जिम्मेदार नहीं होते। कंपनी में क्या होता है कि कंपनी जैसे ही रजिस्टर्ड होती है कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है। और ये इंसान किसी तरह का कोई एक्ट कर रहा हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, उसके लिए उसके मेरे बच्चे जो शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर होते हैं, वो जिम्मेदार नहीं होते क्योंकि ये खुद एक अलग इंसान है अपने मालिकों से। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में मेरे बच्चे इस कारोबार की अपनी कोई इंसान वाली हैसियत नहीं होती कानून की निगाह में। कानून इसको इंसान नहीं मानता। कानून कहता है कि फिर इस बिजनेस का एक्ट क्या होगा, क्योंकि अगर ये इंसान नहीं है तो इसका एक्ट कौन सा एक्ट कहलाएगा। तो वो कहता है कि एक्चुअली ये तो एक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि इंसान ही नहीं। तो फिर इसका एक्ट जो होगा वो इसके पार्टनर्स का एक्ट होगा। यानी कि पार्टनर जो भी करेंगे उसके लिए इसका कारोबार जिम्मेदार है, और कारोबार जो भी करेगा उसके लिए पार्टनर जिम्मेदार है। क्योंकि मेरे बच्चे एक्चुअली ये कारोबार एक इंसान की हैसियत इसको हमने दी ही नहीं कानून के अंदर। तो पार्टनरशिप में मेरे बच्चे ये भी एक नुकसान होता है कि पार्टनरशिप में जो भी एक्ट होगा किसी पार्टनर का, मेरे बच्चे वो सारे पार्टनर्स का एक्ट होगा। और बिजनेस का कोई भी एक्ट होगा समझो वो भी पार्टनर्स का ही एक्ट होगा, क्योंकि बिजनेस खुद एक इंसान नहीं है। तो ये हर एक बिजनेस के लिए पार्टनरशिप बनाई जा सकती है। जो थर्ड पार्टी यहाँ पे लफ्ज होगा कि जो भी पार्टनर्स के अलावा, अज्यूम कर लो हम इस बिजनेस के पार्टनर हैं और ये सारे इस चार दीवारी के अंदर बैठे हुए, इस कमरे में बैठे हुए हम लोग, हमारे अलावा जो बंदा भी होगा वो फर्म के लिहाज से थर्ड पार्टी ही होता है। यानी कि पार्टनर्स के अलावा हर बंदे को हम क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी। तो ये मेरे बच्चे छोटी छोटी बातें थी। ले बेटा आगे बात, आगे काम की। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब मेरे बच्चे वो क्या करता है, वो कहता है कि दो लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। अच्छा बताएं ये पार्टनर हैं कि नहीं, एक सवाल। दूसरा वो सवाल पूछेगा कि एक बंदा कारोबार कर रहा है और दूसरा बंदा आके उसको ज्वाइन कर रहा है पार्टनरशिप उस कारोबार के अंदर, वो आपस में अरेंजमेंट बता देगा उसका क्या अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। और ये बंदा आके उसको बिजनेस में ज्वाइन करने जा रहा है, वो भी उसके साथ मिलकर कारोबार करेगा। अब ये बताएं मेरे बच्चे कि ये दोनों आपस में पार्टनर हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आएगा टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर चैप्टर नंबर 1 में, और जो सिनेरियो बेस हम कहते हैं वो ये वाला आता है मेरे बच्चे। अब दोनों सूरतों में आपने क्या करना है, 5 एसेंशियल है आपके पास मेरे बच्चे। 5 एसेंशियल के लिहाज से आपने डिसाइड करना है कि आपस में पार्टनर हैं कि नहीं। अगर जस्ट एग्जांपल मैं कारोबार कर रहा था, आप वो एग्जांपल देगा कि आप एक बहुत अच्छे मीडिया एडवाइजर हो, फलाना हो, आप में खूबियां बताएगा है, आप कंसल्टेंट हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप इस तरह के हो। तो मैं कारोबार कर रहा था तो मैंने आपको ऑफर की कि आप बहुत अच्छे ये काम करते हो तो ऐसा करें मेरे साथ मिलकर ये काम करें, तो मैं आपको इतना % प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा। मैं इस तरह की चीज एग्री कर रहा हूँ आपके साथ कोई, तो इस तरह की सिचुएशन दे देगा और आपसे पूछेगा अच्छा बताओ ये दोनों आप पार्टनर आपस में हैं कि नहीं। तो मेरे बच्चे हमने जो उसका आंसर करना है वो 5 मेरे बच्चे टेस्ट होंगे उसके, जिनके 5 एसेंशियल्स हैं, जिसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे ये आपस में पार्टनर हैं कि नहीं। ये पांचों के पांचों एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे बच्चे ये पार्टनर नहीं होंगे। अब होगा क्या वहां पे, बड़ा वादे नजर आ रहा होगा। ये जो आपस में कारोबार कर रहे होंगे, यानी कि चाहे वो पहले 2 बंदे कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में पूछेगा आपसे, या एक बंदा कारोबार कर रहा था एक आगे उसको ज्वाइन कर रहा है, इनके बारे में पूछेगा ये आपस में पार्टनर है कि नहीं। जब ये पूछेगा तो सबसे पहले हमने कहना कि एसोसिएशन पर्सन है कि नहीं। वो तो जारी वाला भाई एक से दो लोग हो गए हैं, तो ये तो रिक्वायरमेंट फौरन पूरी हो जाएगी कि पहले एक बंदा था अब 2 हो गए हैं, तो एसोसिएशन पर्सन तो बन गई। अब अगली बात में रचो उसमें कहीं ना कहीं लफ्ज बोलेगा कि उसने उसके साथ एग्री किया है। अब लफ्ज एग्रीमेंट ना ढूंढना है, कहीं पर भी आपस में कोई तय की हुई चीज आपको नजर आ रही होगी तो पक्की बात है वो क्या है, वो एग्रीमेंट है। क्योंकि एग्रीमेंट मेरे बच्चे लाजमी नहीं कि वो लफ्ज एग्रीमेंट ही बोले वहां पर।
तो उसने क्या करना है, आपस में कोई अरेंजमेंट तय हुआ है उनका, कोई एग्री किया आपस में कोई चीज, तो हम फौरन से बोल देंगे इनका आपस में एग्रीमेंट भी है, नजर आ रहा है एग्रीमेंट भी हुआ है, एक से ज्यादा बंदे भी हैं। और उसके बाद मुझे क्या कैरी ऑन बिजनेस, क्या बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है अभी देखेंगे, बिजनेस भी हो और कैरी ऑन भी हो, ये दो चीजें एक्चुअली, ये पॉइंट जो थर्ड एसेंशियल है, इसमें दो पॉइंट हैं, एक कारोबार भी हो और कारोबार कैरी ऑन होना भी जरूरी है। तो हम देखेंगे, हम भाई कारोबार तो है कोई चीज, वो सॉफ्टवेयर हाउस बना के बैठे हुए हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, कारोबार तो है उनका। अब चौथा जो होगा वो होगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, क्या उसका प्रॉफिट का हिस्सा दे रहा है, ये मेरे बच्चे ध्यान रखना है। रेवेन्यू शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती, ये ध्यान रखना आपने, ये पॉइंट बड़ा बच्चे मिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज तो होता नहीं हमारे बच्चों के पास, अभी शुरू है उनका, शुरुआत है इंशाल्लाह, जब बड़े होंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कि ये जो रेवेन्यू शेयरिंग होती है, ये हमें लग रहा होता है कि शायद ये भी प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं होता मेरे बच्चे, ये तो जो आया बस वो आपको मिल गया है, उसके बाद तो मेरे बच्चे प्रॉफिट तो तब निकालता है जाता है जब कोई रेवेन्यू हो, उसमें से जब खर्चे लेस करते हैं उसके बाद जो अमाउंट आ रही होती है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो रेवेन्यू होता है जो बगैर कोई डिडक्शन के हम जो अमाउंट हम कमा रहे होते हैं उसको रेवेन्यू लेवल बोल दिया करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि प्रॉफिट भी मिल रहा है, अगर प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है तो फिर ही हम बोलेंगे कि ये एसेंशियल भी पूरा हो गया। और पांचवा और आखिरी होगा मेरे बच्चे म्यूचुअल एजेंसी। अब हमने आंसर कैसे करना है वहां पे, बेटा इसमें से कुछ चीजें तो बड़ी वाजे आप खुद भी आइडेंटिफाई करके उसको बता देना कि भाई ये भी है, इसमें ये भी है, ये भी है, ये करके बताना उसको, ताकि उसको पता चले कि आप पढ़ के आए। और आखिर पे जो सबसे ज्यादा जो चीज मिसिंग होती है मेरे बच्चे, वो होती है म्यूचुअल एजेंसी। और म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, करे कोई भरे कोई, यानी कि जब कोई एक बंदा कोई काम कर रहा हो उसके लिए दूसरा जिम्मेदार हो, और जब दूसरा कोई काम कर रहा हो उसके लिए पहला जिम्मेदार हो। क्योंकि ये जो होता है ना, करे कोई भरे कोई, ये होता है एजेंसी के अंदर। एजेंसी में करता एजेंट है, जिम्मेदार प्रिंसिपल होता है, उसमें ये लफ्ज बोल दिया करते हैं करे कोई भरे कोई। लेकिन यहाँ पे अजीब सा मामला होता है, यहाँ पे खाली ये नहीं होता कि एक एजेंट और एक प्रिंसिपल है, वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं होता, यहाँ पे मेरे दो तरफा ताल्लुक होता है। एक बंदा एट ए टाइम एजेंट भी होता है, वो प्रिंसिपल भी होता है, और वो पार्टनर भी होता है, उसमें सारी खसूसियात होती है। तो सबसे ज्यादा जो मिसिंग चीज होती है ना, वो होती है म्यूचुअल एजेंसी। तो हम उसको इस तरह की सिचुएशन में ना हम उसको हतमी आंसर नहीं करते, हम ये चारों चीजें नजर आ रही होती वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर जिक्र करता है, हम इन चारों चीजों को दोहरा के या इनमें से जो मिसिंग हो उसको भी बीच में बता के कि इसमें ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, क्वेश्चन में मोस्टली ये चीजें दे देंगे। आखिर पे हम कहेंगे अगर इनमें म्यूचुअल एजेंसी भी एग्जिस्ट करती है तो ये पार्टनर, नहीं तो नहीं पार्टनर। हतमी आंसर नहीं होता मेरे बच्चे इसका। जब वो इस तरह की सिचुएशन देगा, आपने ये नहीं कहना कि पार्टनर है या नहीं है, हम वहां पे यही कहते हैं कि अगर इनके दरमियान म्यूचुअल एजेंसी भी एग्जिस्ट करती है तो ये पार्टनर है। क्योंकि जिक्र तो नहीं करेंगे वहां पे कि मैं कुछ करूंगा तू जिम्मेदार, तू कुछ करेगा मैं जिम्मेदार, इस तरह की तो बात करनी नहीं उन्होंने। तो जब इस तरह की बात नहीं करेंगे तो पेपर में कैसे आंसर करेंगे, तो हम खुद उसको ये सिर्फ इतनी बात बताएंगे कि इनमें एसोसिएशन पर्सन भी है, दो से ज्यादा लोग हैं, एग्रीमेंट भी हुआ हुआ इनके दरमियान, बिजनेस भी है और प्रॉफिट शेयरिंग भी है। अब अगर इनके दरमियान म्यूचुअल एजेंसी भी एग्जिस्ट करती है तो ये पार्टनर है, अदरवाइज पार्टनर नहीं है। याद रखोगे, आदमी आंसर नहीं करके बताना, उसको कम खराब हो जाएगा। और वैसे भी जितने बच्चे बैठे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसका हर कोई बंदा अपने लिहाज से आंसर कर रहा होगा, किताब से तो है नहीं, एप्लीकेशन का यही होता है, हर बंदा अपने लिहाज से। तो कोशिश करना उसको जितना से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करोगे ना आंसर करते वक्त, उतना ही फायदा हो, इरेलीवेंट भी ना हो। ये ना हो कि माशाल्लाह पूरा पार्टनरशिप भी लिखना शुरू कर दे वहाँ पे। उसने कहा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सर ने कहा था प्रोवाइड कर दो, सारे लिख देते हैं, कहीं ना कहीं कवर हो ही जाना इतना भी ना हो मेरे बच्चे, इतना वेला भी नहीं होना बेचारा। ले बेटा, वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब इस एसेंशियल को एक एक करके मेरे बच्चे डिस्कस करते जाते हैं। कहते हैं कि एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, पार्टनरशिप में मेरे बच्चे कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है, और ये दोनों के दोनों, वो कहता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप होती है कॉन्ट्रैक्ट से। अगर कोई बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो मेरे बच्चे याद रखना वो कभी भी फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता, कभी भी, है ही नहीं इसकी एक्सेप्शन है। एक माइनर कभी भी मेरे बच्चे फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता, एक पागल बंदा कभी फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता, एक इंसॉल्वेंट बंदा, याद है जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ थे, है एक इंसॉल्वेंट बंदा या वो बंदा जो जेल में है, ये बंदा कभी भी किसी बिजनेस का पार्टनर नहीं हो सकता। क्यों? इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। जब बंदा इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो पार्टनर नहीं होता। अब अगली बात मेरे बच्चे, वो कहता है कि ये जो लोग आपस में, ये एसोसिएशन होगी लोगों की, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, सबसे पहले तो ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, और उसके बाद मेरे बच्चे दो लोग या दो से ज्यादा होने चाहिए। अगर किसी भी वजह से तादाद इनकी कम हो गई, दो से मान लो कि कम हो गई, एक पे पहुंच गई, तो मेरे बच्चे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। पार्टनरशिप में कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। अगर दो लोग थे कारोबार कर रहे थे, एक एक चला गया बीच में से या मर गया, मेरे बच्चे पार्टनरशिप खत्म हो जाती। हाँ, अगले बात है कि अगर ज्यादा लोग हों, एक पार्टनर छोड़ के चला जाए, फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है नो डाउट एक दफा, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर दोबारा से एक एग्रीमेंट करके एक नया पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते। क्या रखोगे मेरे बच्चों? तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोगों का होना जरूरी है? दो लोगों का। अब अगली बात, क्या सर कोई मैक्सिमम की भी है कोई लिमिट? वो कहता है कि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई नहीं।
लेकिन मेरे बच्चे कंपनी एक्ट 2017 आ जाता है बीच में। कंपनी एक्ट 2017 कहता है कि भाई मैक्सिमम जो लिमिट मैं बताता हूँ आपको, अगर तो बैंक का कारोबार कर रहे हो पार्टनरशिप का तो 10 करो, और अगर अदर देन बैंक है तो मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं, और अगर प्रोफेशनल्स की फर्म है उसमें वो वैसे कोई लिमिट नहीं होती। अब वो कहता है यहाँ पे देखो, ये जब उसने लिमिट दी, अब क्योंकि आप कंपनी लॉ भी पढ़ रहे हो मोस्टली बच्चे या जिन्होंने पढ़ा हुआ, आपको पता है कि ये जहां पे वो बता रखा है ना उसने पेपर के अंदर हमारे, कि ऐसे लोग कौन कौन से ऐसे कारोबार है या ऐसी एक्टिविटी है कुछ लोगों की जिनको लाजमी तौर पे कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होना होता है। तो उसमें ये रिक्वायरमेंट है, अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही हो और वहां पे 20 से ज्यादा लोग हो जाए, उनको लाजमी तौर पे कंपनी के तौर पे अपने आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। नहीं तो मेरे बच्चे, ये अगर बैंक में कंपनी ना बनाई, इन्होंने 10 से ज्यादा लोग हो गए, कंपनी ने बनाई, और वो बैंक का कारोबार 15 लोगों के साथ पार्टनरशिप में लेकर चल रहे हैं, तो मेरे बच्चे ये इलीगल एसोसिएशन कहलाए। इसी तरह अगर बैंक का कारोबार ना हो, कोई भी और कारोबार हो, उसमें अगर ये मिनिमम तादाद से पार्टनर्स की तादाद बढ़ गई, या तो कंपनी बनाए आप, अगर कंपनी नहीं बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, इलीगल एसोसिएशन कहलाएगा। और इलीगल एसोसिएशन क्या होती है, ऐसी एसोसिएशन जिसकी कानून की निगाह में कोई हैसियत ना हो, यानी कि ये कल किसी पर केस नहीं कर सकते, इन पर केस किया जा सकता है, ये किसी पर, क्योंकि ये खुद इलीगल है, इलीगल बंदा किसी पर क्या केस करेगा। तो ये मेरे बच्चे एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन में ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। अब आई कैप का सवाल। आई कैप कहता है कि मान लो कि हेले कॉलेज से कोई 25 दोस्तों की क्लास फ्री हुई है और उन्होंने मिलकर एक बिजनेस एक्टिविटी शुरू की है, तो बताएं जी क्या ये बिजनेस एक्टिविटी पार्टनरशिप में कर सकते हैं कि नहीं? है, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे प्रोफेशनल की निशानी ये, इनको तो हम प्रोफेशनल मानते ही नहीं है। प्रोफेशनल अगर कुछ बच्चों ने वो पढ़ लिया, क्या कहते हैं उसको, कंपनी लॉ पढ़ लिया, तो उसमें मेरे बच्चे जो प्रोफेशनल है उसकी उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि प्रोफेशनल ऐसा बंदा होता है जिसके पीछे कोई बॉडी हो, वो बॉडी उससे कोई एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया रखते हुए मान लो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए, उसकी कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो, उसके बाद उसको कोई सर्टिफिकेट देती हो, और वो सर्टिफिकेट मेरे बच्चे अब वो क्या करता हो, वो जब कहीं पे साइन कर रहा हो, एक्चुअली वो बॉडी उसको ऑन कर रही हो कि ये साइन ये नहीं कर रहा है, वही बात कि ए नहीं बोल रहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ यार बोल रहा है, हाँ ਅਸੀਂ बोल रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो एक्चुअली जब आप साइन करते हो तो एक्चुअली किसके बिहाफ पे कर रहे हो, आई कैप के बिहाफ पे। जिम्मेदार कौन है, आई कैप। गालियां किसको पढ़नी है अगर आपने गलत साइन किया, आई कैप। कितने गंदे बंदे को इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया हुआ, इसका मतलब बहुत गालियां खा रहा होगा आई कैप, ले बेटा। तो ये याद रखना मेरे बच्चों। कहता है एग्रीमेंट, अगला संशय, एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब वो कहता है कि एग्रीमेंट कैसा होगा, कहता है कि एग्रीमेंट मेरे बच्चे वही बात जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और इंप्लॉयड भी हो सकता है। ये तो समझ आ गई मेरे बच्चे, ये तो समझ आ गई, ऑल रिटर्न की तो समझ आ जाती है, इंप्लॉयड कैसे हो सकता है मेरे बच्चे, इंप्लॉयड भी हो जाए। जस्ट एग्जाम्पल अज्यूम कर लो, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जो रियल एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि एक जो बच्चा है उसको हम बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड करेंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा हम उसको 6 महीने का टाइम देंगे कि भाई अब डिसाइड कर, या तो निकल यहां से या पार्टनर बन, क्योंकि बड़ा बंदा कभी बेनिफिशियरी नहीं हो सकता, बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड नहीं हो सकता। अब तू बड़ा हो गया तो अब यार पार्टनर बन या निकल जाए यहां से। उसको हम 6 महीने का टाइम देंगे, अगर 6 महीने गुजर जाए ऑटोमेटिकली वो, उसने बोला भी नहीं कि मैं पार्टनर बनूंगा, 6 महीने गुजरने के बाद हम समझेंगे वो पार्टनर बन गए। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट इम्प्लॉयड भी होता है, वहां से भी मुझे पता चल सकता है। मैं कह रहा हूँ किताब वाली एग्जाम्पल। उसके बाद एक होगा कि अगर कोई पार्टनर हमें छोड़ के जा रहा हो और वो नोटिस ना दे, नोटिस दिए बगैर छोड़ के चला जाए स्वाय सीक्रेट पार्टनर की, उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। उसके अलावा जो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर है उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। उसके अलावा कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा हो उसको नोटिस दे के जाना है। अगर वो नोटिस दे के नहीं गया, वो जो पुराने लोग जो फर्म से ऑलरेडी डील कर रहे थे, जिनको पता था ये पार्टनर है, उनके लिए वो अभी भी पार्टनर ही होगा। तो कौन सा पार्टनर, वो तो छोड़ के चला गया, हम समझेंगे ये पार्टनर है, इंप्लॉय पार्टनर। तो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट मेरे बच्चे एक्सप्रेस भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, और इंप्लॉयड भी हो सकता है। क्या रखोगे इस बात को? अब मेरे बच्चे वैसे जो ये तो किताब वाली ये तो होगी, जो रियल है वैसे समझाने के लिए मैं हमेशा बच्चों को समझा रहा होता हूँ कि कभी आप वेले हो तो आपके कोई दोस्त की किसी का कोई कारोबार हो, छोटा मोटा सेटअप हो, कभी ये ना हो कि सारा दिन वहीं पे जाके बैठे रहें। ध्यान रखा करो मेरे बच्चों, है अगर मान लो कि दोस्त की दुकान है या किसी की दुकान है और आप भी वेले ही हो, वहां पे जाके बैठे रहते हो, दोस्त इधर उधर जाता रहता है, बाद में आप उस दुकान में लोगों को सौदा दे रहे हो, सारा कुछ कर करा रहे हो, है हो सकता है उसके बाद आपका दोस्त भी कहे या तो मेरा बड़ा हाथ बढ़ा रहा है, ये ले जो मैं कमाता हूँ कोई 2-4% तुझे भी दे देता हूँ। तो मेरे बच्चे याद रखना कि अगर उस दोस्त के ऊपर उस कारोबार की कोई करोड़ों की लायबिलिटी हो तो उसमें माशाल्लाह आप भी बराबर के जिम्मेदार हो। तो ध्यान रखा करो मेरे बच्चों, क्योंकि वो पार्टनर कैसे बन जाएंगे, इम्प्लॉयडली हम समझेंगे कि आप भी पार्टनर हैं, क्योंकि वो निशानियां पूरी करनी है ना मेरे बच्चे, निशानियां पूरी करेंगे, उसके बाद रह जाएगी आखिर में अगर म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि एसोसिएशन पर्सन तो होगी।
उसके बाद मान लो कि एग्रीमेंट भी हो गया, कौन सा इम्प्लाइड, हम समझेंगे कि होगा, हुआ हुआ एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग भी हो रही है, मान लो 2-4% तो दे ही रहा है आपको, है। उसके बाद कारोबार भी है और चल भी रहा है। अगली बात आखिरी कहेंगे कि अगर म्यूचुअल एजेंसी भी एग्जिस्ट करती है तो मुबारक हो, आप पार्टनर हो, यार रखोगे मेरे बच्चों। तो ये समझाने की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जो रियल एग्जांपल आपकी ये दो किताब के अंदर हैं, इनको याद रखना है कि एम्प्लॉयड बंदा कैसे पार्टनर बन सकता है, ना बोला ना लिखा, तो कैसे पार्टनर बन सकता है। अगर एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा हो, नोटिस ना दे, तो अभी भी पार्टनर ही है हमारा, लेकिन सारी दुनिया के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो पहले से फर्म से डील कर रहे थे और उनको पता था ये बंदा पार्टनर है, और माइनर जब वो 6 महीने गुजर जाए और वो नोटिस ना दे, तो हम समझेंगे वो क्या है, पार्टनर है। याद रखोगे मेरे बच्चों। तो एग्रीमेंट होना चाहिए। अब अगली बात बड़ी पूछेगा वो पेपर के अंदर, कहेगा कि जब एग्रीमेंट हम लिख लें तो लिखा हुआ एग्रीमेंट पार्टनरशिप में क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड, मेरे बच्चे, इस पार्टनरशिप डीड हम मोस्टली तब बनाते हैं अगर हम ये चाहते हैं कि भाई आपस में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी हो, मतलब एतमाद की कमी हो एक दूसरे के ऊपर, तो हम क्या कर लेते हैं, फिर एतमाद ना भी हो ताकि कल आपस में कोई फटा ना हो, बेहतर यही है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिख लो और लिखकर इसको रजिस्टर्ड करवा लो। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा भी लोगे, याद रखना कि पार्टनरशिप तब भी एक पार्टनर से ज्यादा इंसान नहीं बनेंगे, वो जस्ट एक अपनी सिक्योरिटी के लिए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जबानी कलामी कर लो, इम्प्लाइड कर लो, उसको लिख लो, तो मेरे से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे। लिखा हुआ भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रौला ही नहीं होता है इसमें। जो होना है तो वो लिखे हुए में भी होना, वो इम्प्लॉयड भी होना। तो ये एतमाद पे होता है, जब एतमाद खत्म हो गया फिर चाहे लिखा हो चाहे जो मर्जी हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है, टूट टूट के देखो कितनी कितनी बनती जाती हैं, और फिर नाम के इनके फड्डे पड़ते हैं आपस में। वो पहला नाम मैं रखूंगा, पुराना नाम मैं रखूंगा, इसका मतलब रौले तो पढ़ने हैं मेरे बच्चे, जब पढ़ने हैं तो फिर पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसमें क्या बंदा वो कहेगा। खैर, पार्टनरशिप डीड जब बनेगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर लिख लोगे, पार्टनरशिप डीड बनेगी। पार्टनरशिप डीड की इंफॉर्मेशन मेरे बच्चे सरप्राइजिंगली आपको आ सकती है कि बताएं पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन क्या होती है। और अगर खुदा ना खासा हमने समझा होगा कि इस तरह की आसान चीज नहीं पूछेगा, तो पूछेगा मेरे से, और आपने क्या करनी है, आदि की यहाँ से कोई शायद 2-4 तुक्का लग जाए, है तो बाकी तुक्के से लिखेंगे तो सारी पता पता नहीं क्या लिखेंगे, कि पार्टनर्स हैं, उनके आगे कितने कितने बच्चे हैं, कितनी कितनी बीवियां हैं। तो फर्म पार्टनरशिप डीड बनती है तो मेरे बच्चे उसमें होगा क्या। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे वो होता है ना, एक कंपनी है, कंपनी में मेमोरेंडम होता है, ये उसी तरह का मिलता जुलता एक डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप डीड भी मेमोरेंडम की तरह, तो इसमें नाम होगा उसी तरह जैसे मेमोरेंडम में होता है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कौन सा है, जैसे रजिस्टर ऑफिस वगैरह उसका होता है। फिर उनका यानी कि प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ अदर प्लेस जहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जब जब किसी पार्टनर ने ज्वाइन किया, नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं, और उनके पूरे एड्रेसेस वगैरह, और कितनी पार्टनरशिप कितने ड्यूरेशन के लिए है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप की टाइप्स। पार्टनरशिप एट विल भी हो सकती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी हो सकती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप अगर है जो भी है, तो मकसद क्या पार्टनरशिप का, राइट्स एंड ड्यूटीज आपस में पार्टनरशिप की क्या होंगी, हर बंदा कितने पैसे लेकर आएगा, और वो पैसा तब तक रहेगा जब तक ये फर्म चल रही है। इस तरह की बातें हम क्या कर लिया करते हैं, लिख लिया करते हैं। तो ये मेरे 6 साल हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। ये बात जरा देखिएगा, कहते हैं कि अगर दो लोग पार्टनरशिप का कारोबार शुरू करें और आपस में कुछ भी ना लिखें, यानी कि पार्टनरशिप डीड ना बनाए, और कल इनके दरमियान फड्डा पड़ जाए, तो फिर फड्डे का इंसाफ कैसे किया जाएगा इनके दरमियान। वो कहता है कि अगर आपस में कुछ तय नहीं किया होता तो फिर भी तय किया होता है, और वो होता है पार्टनरशिप रूल्स। यानी कि अगर आपस में कुछ तय ना करो और कल आपस का आपका कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, या तो साबित कर दो, चाहे जबानी कलामी बातें हुई थी, साबित कर दो, गवाह पेश कर दो वहां पे, हैं जो भी लोग वहां पे शहादतें थी ले जाओ। अगर नहीं साबित कर पा रहे तो बाय डिफॉल्ट जो आपके दरमियान इंसाफ किया जाएगा वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक किया जाएगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशन ही, ये हमें बता रहा होता है कि अगर आपस में कुछ तय नहीं किया या साबित नहीं कर पाए, तो फिर आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है इक्वल होती है। तो इस तरह की ये बातें इसमें पहले से लिख रखी हैं। और फिर अगली बात वो कहेगा मैं लॉस में हिस्सेदार नहीं था, तो पार्टनरशिप अगर आपस में कुछ नहीं साबित कर पाए, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट वहां पे कहता है कि भाई जितना प्रॉफिट के हिस्सेदार हो बाय डिफॉल्ट, उतने लॉस के भी हिस्सेदार हो, या तो साबित कर दो अगर आपस में कुछ ऐसा तय हुआ तो इसलिए मेरे बच्चे अगर कुछ तय ना किया हो या तय कर लिया हो, साबित ना कर पाए, तो मेरे बच्चे वहां पे बाय डिफॉल्ट कैसे फिर फैसला होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक। कोई बात कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना बना तो हम यही समझते हैं कि बाय डिफॉल्ट आप पर क्या अप्लाई हो रहा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। कैरिंग ऑन बिजनेस, यहाँ पे दो चीजें हैं, बिजनेस और उसका कैरी ऑन होना। बिजनेस हो कैरी ऑन ना हो तब भी खत्म, कैरी ऑन हो रही हो कोई एक्टिविटी लेकिन वो बिजनेस ना हो तब भी खत्म। जैसे एग्जांपल मान लो कि गजा, अल्लाह ताला उनको उनकी हिफाजत करे, वो दोबारा से बहाल हो रहा है, तो अगर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह की वो धमकियां दी जा रही हैं ट्रंप की तरफ से, वो सारा वो बेचारे लगे हुए हैं वहाँ पे, अपनी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह हम लोग तो आपस में प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं, क्योंकि हमें इससे बड़ी मोहब्बत है, प्रॉपर्टी होगी तो काम चलेगा।
तो इसलिए हमें तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। कोई मौलवी बाहर नहीं निकलता, अल्लाह का हुक्म है, कोई जुमे के बाद कोई एहतजाज नहीं होता है कि देखें वहाँ पे जुल्म हो रहा है। और ट्रंप ने ये धमकी लगाई है, इतनी बड़ी धमकी लगाई है, कोई नहीं कह रहा कि उनका जो यहाँ से अमेरिका का जो सफारत खाना उसको बंद करवाओ, है वो हमारा जो किबला अव्वल था उसके पे कब्जा करने की धमकी लगा रहा है। कोई नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि माशाल्लाह सब कुछ पैसे पे चलता है। तो उनके ख्याल में मौलवी ग्रीस से चल दें, हैं अभी पैसे से चल दें, इसलिए माशाल्लाह उनके पैसों की जरूरत है, हर बंदे को जरूरत होती है यार। अब तुझे कहने बड़े माशाल्लाह ईमान वाले ने ठीक हो गया। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। लेकिन अगर अल्लाह माफ़ करे, अगर कोई ऐसा वक्त हो वहाँ पे जो एक्सेप्शन वाले भी आवाज़ नहीं उठा रहे, वो शायद किसी और ही शाद में लगे हुए हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं, तो मेरा ख्याल है कि शायद अल्लाह माफ़ करे। वो था ना एक, वो वाक़या सुनते हैं कि एक बस्ती थी, उस बस्ती में एक बड़ा ही नेक था, बाकी सारे गुनाह में थे। वो अपना अकेला ही अपनी बस्ती वो लगा के बैठा हुआ था कि मैं तो बस अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ। तो फिर जब वो अजाब आया तो उसको भी बीच में रखा कि भाई अकेला ही लगा हुआ है, बाकियों को कम से कम दावत शावत तो दे, कुछ रोके तो सही, करे तो सही। तो कहने का मतलब कि जो भी हो, फिर फंसते तो सारे ही हैं। इसलिए अपनी अपनी औकात के लिहाज से आवाज़ उठाते रहे। एट द एंड मेरे बच्चे, जो चीज़ जहाँ पे जो होना है वो होना है। माशाल्लाह इस फस्ताई हुकूमत से उतना की डरें जितना कि मेरा ख्याल है कि डरना चाहिए। वो भी हैं जो बेचारे इनका सारा भुगत रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अपना ला रहे हैं मामला। खैर ले अभी हम डिस्कस कर रहे थे इंतहाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटे छोटे ना किसी भी एसेंशियल के ऊपर, एक एसेंशियल के ऊपर भी पूरा सवाल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल, नहीं एसेंशियल के ऊपर मतलब 5 एसेंशियल है, इनमें से कोई एक आधा मिसिंग कर देगा, जो सिनेरियो देगा उसमें एक आधी कोई चीज मिसिंग होगी। जैसे एग्जांपल, जैसे हम डिस्कस करने लगे थे कि आप लोगों ने कहा कि चलें वो अब बहाल हो रहे हैं वो सारे फलस्तीनी, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे चंदा इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे कोई सामान सामान खरीदते हैं और वहां पे लेके जाएंगे। अब सब दोस्तों ने मिलकर कोई एक्टिविटी शुरू करनी शुरू कर दी इस तरह की। अब मेरे बच्चे, आप एक्टिविटी तो कर रहे हो, एसोसिएशन पर्सन भी है, कई लोग आपस में मिलकर ये काम कर रहे हो, है चंदा इकट्ठा कर रहे हो, सामान खरीदे वहां पे पहुंचा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, आप क्योंकि बिजनेस नहीं कर रहे, तो आप, जाहिर बात है कि आप पार्टनर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि पार्टनर होने के लिए बिजनेस का होना जरूरी है। और फिर वो बिजनेस, अगली बात, चलो बिजनेस कर रहे हो, वो कहता है कि अज्यूम कर लो, तीन दोस्तों ने मिलकर एक शॉप बना ली, मेरे बच्चे एक शॉप बना ली कि चलो भाई कारोबार करते हैं। अब ये कारोबार इन्होंने शुरू कर दिया, जो प्रॉफिट आता था आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। तो भैया कोई 2-3 साल गुजरे, 2-3 सालों के बाद इनके पास एक मिस्टर डी आया। मिस्टर डी ने आगे कहा कि सर ऐसा करो, ये दुकान मुझे रेंट पे दे दो। कहता कितना रेंट दोगे? कहता कि 90,000 रेंट दे दूंगा आपको, ये दुकान मुझे रेंट पे दे दें। इन्होंने आपस में मशवरा किया, यार अच्छी बात है, जो रेंट आएगा जिस तरह हम प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं उसी तरह 50-50% कर लेंगे, तो काम चला ही रखते हैं। इन्होंने क्या किया, उस दुकान को मिस्टर डी को रेंट पे दे दिया। तो मेरे से जब मिस्टर डी को रेंट दे दिया, अब इनको क्या मिल रहा है आपस में, शेयर क्या कर रहे हैं, रेंट, प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन इन्होंने दुकान को रेंट पे दे दिया था, बिजनेस कैरी ऑन होना खत्म हो गया, अब बिजनेस नहीं रहा। अब तो रेवेन्यू शेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस की निशानी क्या होती है, आप प्रॉफिट शेयरिंग करते हो। तो यहाँ पे तो रेवेन्यू शेयरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये पार्टनर नहीं, जस्ट उस दुकान के को ओनर्स हैं। तो ये कारोबार जब खत्म हुआ तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। जैसे उन्होंने दुकान को रेंट पे दिया और आपस में रेंट या रेवेन्यू शेयर करना शुरू किया, तो पार्टनरशिप खत्म हो गई। यानी कि बिजनेस हो उसका कैरी ऑन, जब तक दुकान चला रहे थे ये पार्टनर, जैसे उस दुकान को रेंट पे दिया, बिजनेस कैरी ऑन नहीं हुआ, तो मेरे बच्चे ये पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। बिजनेस ना हो तब भी पार्टनरशिप नहीं होती, और अगर बिजनेस हो बाद में उसको इस तरह खत्म कर देते हो, तो फिर भी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। क्या रखोगे? तो बिजनेस भी हो और कैरी ऑन भी हो। हाँ, अगर वो मान लो कोई इसी तरह की दुकानें बना बना के लोगों को रेंट पे देना शुरू कर दे, यही फिर मेरे से बिजनेस बन जाएगा, उनका कैरी ऑन हो जाएगा, चाहे वो रेंट पे ही है। लेकिन मेरे से अब वो इनकी एक्टिविटी क्या बन जाएगी, अब वो इनकी बिजनेस बन जाएगी। अगर दुकानें बना के लोगों को रेंट पे देते हैं, क्या रखोगे? अगर एक ही दुकान से उसको रेंट पे दे दिया तो रौला खत्म मेरे बच्चे, पार्टनरशिप खत्म। तो ये याद रखना मेरे बच्चे, यहाँ पे छोटी सी बात कहता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग लाजमी है। यानी कि अगर किसी बंदे को पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा ना मिले, वो कभी पार्टनर नहीं होता। लेकिन जो सबसे मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है, हर वो बंदा जिसको पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा मिले, लाजमी नहीं कि वो पार्टनर है। वो कहता है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा मिलना प्राइमा फेसी एविडेंस होता है। प्राइमा फेसी एविडेंस ऐसी एविडेंस होती है जो बजाहिर लग रहा हो ये बंदा पार्टनर है, लेकिन अभी हतमी बात नहीं। हतमी मेरे बच्चे दलील आपको तब मिलेगी जब बाकी एसेंशियल भी वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, लेकिन वो पार्टनर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा मिलना खाली ये काफी नहीं है। हो सकता है कि मेरे बच्चे बाकी कोई एसेंशियल मिस हो। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा मिलना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होती, बल्कि कौन सी एविडेंस होती है, प्राइमा फेसी एविडेंस। यानी कि बाहर लग रहा होता है ये बंदा पार्टनर है, लेकिन अभी चेक करेंगे, अगर बाकी एसेंशियल हैं तो ये पार्टनर होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो अभी वो लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है आई कैप में, कि वो लोग बताएं जिनको पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होते। वो लिस्ट अभी हम मेरे बच्चे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दो दो तीन चीजें यहाँ पे जो मोस्ट फेवरेट है उसकी आई कैप, एक वो लिस्ट और एक टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कि बताएं ये दो लोग आपस में पार्टनर हैं कि नहीं। जब भी ये सवाल है कि दो लोग आपस में पार्टनर हैं कि नहीं, मेरे बच्चे चैप्टर 11 की बात हो रही है, उसमें ये टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की बात हो रही है। उसमें चार चीजें आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, बड़ी आसानी से पता चल जाएंगी, ये हैं। लेकिन रौला किसका होगा? म्यूचुअल एजेंसी का। और वहां पे आंसर कैसे करना है? अगर है तो पार्टनर है, अगर नहीं तो पार्टनर नहीं। तो ये नहीं कहना कि वो भी है तो पार्टनर, तो कैसे पता चला वो है? जिक्र तो होता नहीं उसका इसमें, याद रखोगे मेरे बच्चों। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा यानी कि प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। हाँ, एक बंदा बड़े बात लोग सियाने होते हैं मेरे बच्चे, हम लोग आप लोगों को कहते हैं आ जाओ यहाँ पे पार्टनर बन जाओ हमारे साथ। आप कहते हो कि सर इन हालात में हम पार्टनर बन जाए, कि भैया आगे हालात अच्छे हो जाएंगे, भाई बन जाओ पार्टनर है। आप कहते हैं ठीक है सर, लेकिन फिर मैं फिर सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार हूंगा, लॉस में शेयर नहीं करूंगा। हम आपके साथ ये तय कर लेते हैं, एक चीज दिमाग में रखना मेरे बच्चे, अगर पार्टनर अज्यूम कर लो, मैं हमेशा बच्चों को समझा रहा हूँ, हम सब लोग यहाँ पे पार्टनर बैठे हुए और ये हमारे इर्द गिर्द दीवार है, और ये दीवार कंक्रीट की बनी हुई है। यहाँ पे अल्लाह माफ करे कोई एटम बम भी बाहर चले उसका असर अंदर तक नहीं आएगा। तो खुद सोचो, जो हम आपस में बातें डिस्कस करेंगे, वो आपस में डिस्कस की हुई बातें हमारी कभी भी थर्ड पार्टी तक नहीं जाती। आपस में आपकी जो मर्जी बंदर बांट हो, जिस तरह का मर्जी हिसाब किताब हो, कौन किसके लिए जिम्मेदार है कौन नहीं, जो मर्जी डिस्कस कर लो, थर्ड पार्टी को हर पार्टनर फुल्ली लायबल हो। जब थर्ड पार्टी की लायबिलिटी पे कर देता है, मान लो कि आप लोगों ने कहा था कि सर हम लॉस में हिस्सेदार नहीं, सर प्रॉफिट में हिस्सेदार हैं, कल बिजनेस लॉस में, मान लो कि बिजनेस के ऊपर किसी लायबिलिटी थी, उन्होंने केस कर दिया आपके ऊपर ही, उनको ये तो पता था ना आप पार्टनर हैं, आप प्रॉफिट में हिस्सेदार लॉस में हिस्सेदार नहीं, उन्हें आप पर ही केस करके वो सारे पैसे रिकवर कर लिए। अब मेरे बच्चे आप वो सारे पैसे हमसे रिकवर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आपका एग्रीमेंट ये था कि मैं कोई लॉस वगैरह शेयर नहीं करूंगा। क्या रखो, इसका मतलब क्या हुआ? आपस में जो मर्जी तय कर लो, थर्ड पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं होता। थर्ड पार्टी की निगाह में वो पता नहीं आपस में क्या आपने तय किया, वो तो उन्होंने सुना ही नहीं। जो पार्टनर है वो पार्टनर है, और हर पार्टनर फुली लायबल होता है। सिंपल रूल ये ही, कोई है ही नहीं पार्टनर किसी के, एक पार्टनर हो नाम का पार्टनर, वो पार्टनर होता ही नहीं जो लायबल नहीं होता, सब पार्टनर, अदरवाइज सारे लायबल होते हैं मेरे बच्चों। खैर, कहता है कि अगर कोई बंदा जितना प्रॉफिट का हिस्सा शेयर कर रहा हो तो पक्की बात है उतना ही वो किसका हिस्सेदार होगा? लॉस का। हाँ, अनलेस के अदरवाइज आपने डिसाइड किया हो और आप साबित भी कर सके। तो बेटा उसके बाद ये अभी हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल एजेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? अज्यूम कर लो ये तीन पार्टनर है, ये तीन पार्टनर है, मिस्टर ए बी और सी, ये तीन पार्टनर है। कहते हैं कि अगर ये तीनों पार्टनर हैं, इन तीनों के दरमियान म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करेगी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? ये म्यूचुअली एक दूसरे के, मान लो कि पार्टनर तो हैं ही, ये एक दूसरे के एजेंट भी हैं। और एजेंसी की निशानी क्या होती है? जब एक बंदा कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हो, तो ट्रांजेक्शन वो जो कर रहा है वो उसको एजेंट बोलते हैं, और ट्रांजेक्शन वो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो किसी और के साथ रहा है, वो जो कोई और है वो उसका प्रिंसिपल होता है। तो पार्टनरशिप में हर पार्टनर पार्टनर तो है ही, लेकिन वो एक बाकी पार्टनर्स का वो एजेंट भी होता है मेरे बच्चे, बाकी पार्टनर्स का एजेंट भी होता है। और मेरे बच्चे अगर वो बाकी पार्टनर कुछ कर रहे हो, ये खुद भी उसके लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए ये उसका, इसलिए तो इतने बड़े माशाल्लाह वो बदमाश। और मजे की बात क्या क्या कह रहे हैं आगे, उनको कहते हैं शरीफ इंसान को, कहते हैं कि हम आपके ऊपर एफआईआर देने जा रहे हैं, और साथ ये भी है हम पुलिस को बताएंगे कि आप लोग पीटीआई के हो। यार लेवल नहीं हो गया? यानी कि गवर्नमेंट के लोग आके, गवर्नमेंट के ऑफिशियल ये बात कर रहे हैं कि हम आप लोगों के ऊपर एफआईआर देंगे और साथ पुलिस को ये भी बताएंगे कि आप पीटीआई के हो। यानी कि आपके ऊपर जुल्म किया है। इससे बढ़ के और क्या निशानियां होनी है कि यार ये जुल्म फस्तायत जो बेचारे एक पीटीआई के नाम पर जो की जा रही है, तो ये भुगतेंगे इंशाल्लाह। अगर ये कहेंगे ये बच जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कोई क्या सारी जिंदगी डिक्टेटरशिप ही रहनी है इनकी? कभी ना कभी तो आएंगे इंशाल्लाह वोट लेने, तो यहीं पे आ रहे होंगे उस वक्त। जाहिर बात आप लोग इनके बाप होते हो, तो कोशिश किया करो उस वक्त जब आप लोग बाप बनते हो ना। वैसे तो ये 5 साल ये खुद हमारे बाप बने होते हैं, लेकिन जब हम इनके बाप होते हैं ना, उस वक्त कम से कम बापों वाला थोड़ा सा रवैया भी होना चाहिए हमारा। हम उस वक्त भी माशाल्लाह इस तरह नहीं है कि बंदा। खैर, ले बेटा, तो पार्टनरशिप में क्या होता है? बाप होता है, मतलब हर पार्टनर पार्टनर भी है, दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है, और खुद प्रिंसिपल का रोल भी अदा करता है। मतलब इसका देखिएगा मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो एक मिस्टर डी, ये मिस्टर सी, किसी कारोबार, ये तीनों पार्टनर हैं। ये मिस्टर डी के पास गया और मिस्टर डी से कहा कि यार ऐसा करो, उधार के ऊपर हमें 1 मिलियन का मटेरियल सप्लाई कर दो, उधार के ऊपर। अब मेरे बच्चे मिस्टर डी के साथ ट्रांजेक्शन कौन कर रहे हैं? मिस्टर सी। ट्रांजेक्शन कौन करने गया? मिस्टर सी। अब मेरे बच्चे बजाहिर कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है? मिस्टर डी का सी के साथ। लेकिन बच्चे कॉन्ट्रैक्ट ये कर रहा है,
ट्रांजैक्शन ये कर, लेकिन जिम्मेदार ये भी हो। इसका ये तो सर एजेंसी में होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई और करे और जिम्मेदार कोई और हो जाए। ये तो सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है? एजेंसी में। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उस वक्त बाकी दोनों पार्टनर का क्या था? एजेंट। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये खुद भी जिम्मेदार है। क्या सर ये कैसा है? ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट करे, बाकियों को भी जिम्मेदार बना दे, खुद भी जिम्मेदार हो जाए? हमने कहा कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि सादी वाली एजेंसी नहीं है, याद रखोगे। इसलिए पार्टनरशिप के अंदर सादी एजेंसी नहीं होती। मिस्टर लफज क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि हर पार्टनर उसके बाद मिस्टर बी अगर थर्ड पार्टी से किसी से जाके कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मिस्टर बी उस वक्त बाकी दोनों का क्या होगा? एजेंट होगा। बाकी दोनों क्या है? उसके प्रिंसिपल। लेकिन जिम्मेदार ये तीनों है। जब देखो, हम ये तो कह सकते हैं मिस्टर सी ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया डी के साथ, उस वक्त मिस्टर सी क्या था? एजेंट। और जब बाकी दोनों क्या थे? उसके प्रिंसिपल। लेकिन मेरे बच्चे उस वक्त मिस्टर सी खुद भी तो जिम्मेदार है ना। लाइबिलिटी कैसी होगी इनकी? वो मेरे बच्चे वो तो सी भी जिम्मेदार हो। इसलिए मेरे बच्चे इस तरह की एग्जांपल दे रखी कि अगर ये तीन पार्टनर हैं, अली, बिलाल और चांद। मैंने आपको बताया था ना, ये सारी ये एग्जांपलें ये कुचल वगैरह से इन्होंने उठाई हुई हैं माशाल्लाह। लाखों पे करते हैं इनको भी किताब बनाने का। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। वहाँ पे ABC लिखा हुआ था, इन्होंने सर अली, बिलाल, चांद कर दिया। तो हम लग रहा है चांद ना बड़ी मोहब्बत है इन्होंने। हैं? ये पाकिस्तान का चांद तारे की बात कर रहे हैं नहीं, ये इन्होंने सी को चांद किया हुआ, बी को इन्होंने कहा कि बिलाल। आप कोई बिलाल अगर है, खुश फहमी बैठा हुआ था कि उसका नाम मशहूर है, तो ये गलत फहमी है। ले बेटा, तो तीन पार्टनर थे, अली, बिलाल और चांद। कहता कि अगर अली थर्ड पार्टी से जाके कॉन्टेक्ट करेगा, उस वक्त अली क्या है? एजेंट है। और बिलाल और चांद उसके क्या है? दोनों प्रिंसिपल हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तीनों। अगर बिलाल थर्ड पार्टी से जाके कॉन्टेक्ट करेगा, बिलाल उस वक्त क्या है? एजेंट है बाकी दोनों का। लेकिन जिम्मेदार कौन होंगे? अली, बिलाल, चांद। तो ये मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। आगे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो आप जानते हो। कि कहता है कि पार्टनरशिप के अंदर अगर कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं, तो इसमें कंपनी की तरह ये नहीं होता कि पार्टनरशिप बनते ही लगा इंसान बन जाती है, वो इंसान खुद जिम्मेदार होता है। तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। और पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ऐसा वैसा कोई कंपनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं। एक बात यहाँ पे ये बता रहे हैं, एक सादा सा उसने असूल बता दिया आपको। कहता है कि पार्टनर ने पार्टनरशिप डू नॉट हैव लिमिटेड लायबिलिटी। होती ही नहीं। कोई पार्टनर होगा फर्म में, आपस में जो मर्जी तय कर ले, उसको सारी लायबिलिटी से मुक्ति दे दो। उसको कह के तू किसी चीज के लायबल ही नहीं पार्टनर बनाते वक्त। उसके बावजूद मेरे बच्चे थर्ड पार्टी के लिए हर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। और एंड अ पर्सनली लायबल फॉर एनी लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस दैट द पार्टनरशिप कैन नॉट पे। जो बिजनेस कैशर बेच के पूरा ना हो सके, हर पार्टनर पर्सनली उसके लिए लायबल है। वो अपना घर बार बेच के पे करेगा। किसी पार्टनर को कोई एक्सेप्शन नहीं है इसकी। मैं बार बार बता रहा हूं, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं इस चीज की। हाँ, एक एक्सेप्शन है, एक्चुअली वो पार्टनर ही नहीं, और वो कौन है? सब पार्टनर। उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं। क्या रखोगे मेरे बच्चों? तो नॉट ए पार्टनरशिप। अगली वही बात बता रहा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न राइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग ए जॉइंट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना कि अगर कोई बंदा वो दुकान जब उन्होंने रेंट पे दे दी थी, रेंट पर देने के बाद मेरे बच्चे वो क्या कर रहे थे? जो ग्रॉस रिटर्न था, यानी कि जो रेवेन्यू था, वो आपस में शेयर कर रहे थे। अगर वो रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं तो मेरे बच्चे वो पार्टनरशिप नहीं है। फिर वो कॉर्नरशिप हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं होगी। याद रखोगे मेरे बच्चे। वैसे कभी गौर कीजिए एक और चीज, ये जो कंपनी होती है ना, कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, आपको पता है ये पार्टनर तो नहीं ना होते, ये आपस में पार्टनर तो नहीं होते, लेकिन इनका कारोबार तो होता है। वो कंपनी का कारोबार ही है ना। और ये सारे क्या हैं? उसके उसके शेयर होल्डर हैं। ये जो मालिक होते हैं ना, ये उसके एक्चुअली कॉर्नर है। कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं उसके क्या होते हैं? कॉर्नर। अभी देखना कॉर्नर की निशानियां। कॉर्नर की निशानी क्या होगी? कोई भी पार्टनर अपने इंटरेस्ट जब चाहे किसी को ट्रांसफर कर सकता है। वो किसी दूसरे के एक्ट के लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो। कंपनी में ऐसा ही होता है, एक दूसरे के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। और एक पार्टनर जब चाहे, एक शेयर होल्डर जब चाहे अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है? उसके कॉर्नर है। तो ये बच्चे इसको देख लीजिए। जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, यानी कि कुछ लोगों ने मिलकर घर खरीद रखे हैं, उसको रेंट पे देगा, आपस में रेंट शेयर कर रहे हैं, तो ये आपस में पार्टनर नहीं है। अक्सर होता है कि वो दो लोग हैं, उनके पास कुछ पेइंग गेस्ट आ गए हैं, उन्होंने, क्योंकि हमें ऐसी बात करनी होती है, किराएदार तो कहता नहीं, क्योंकि बड़ा अमीर बंदा जो सवाल बनाता है, पेइंग गेस्ट आ गया है, तो ये नहीं कहेगा कोई, मान लो कि कोई टेनेंट शेनेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा आप। तगड़े बंदे होते हैं, मम्मी डैडी होते हैं कई लोग, तो पेपर बनाने वाले भी होते हैं। ले बेटा, कहता है कि पार्टनरशिप और कॉर्नरशिप में फर्क क्या है? देखो मेरे बच्चे, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर कुछ लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी ऑन करते होंगे, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो पार्टनर है। अगर आपने सामने प्लॉट खरीद रखे, सब लोगों ने मिलकर वो सामने प्लॉट खरीद रखा है कि कभी इसकी कीमतें बढ़ेंगी, हम आपस में शेयर कर लेंगे, आप लोग आपस में पार्टनर नहीं हो, तो इसमें कमी किस चीज की है? एग्रीमेंट भी है। आप, मेरा ख्याल है कि उसमें प्रॉफिट शेयरिंग भी है।
तो किस चीज़ की कमी है वैसे? अगर सामने प्लॉट खरीदा हुआ, बिजनेस नहीं है ना वो आप, हमने प्लॉट खरीद के रखा हुआ है, बस एक ही प्लॉट है, आपका कारोबार नहीं है कि कल हम बेचेंगे इसको, आपस में जो भी होगा वो उसको, मान लो कि मैं कहता हूँ भाई ये पंखा बेचना है हमने, है 2,000 का पंखा खरीद लो भाई, आपने कहा कि भाई 2,000 तो इकट्ठे होकर खरीद लेते हैं, इकट्ठे होकर आपने खरीदा, उसने तय कर लिया कि इस पंखे को बाहर जाके बेचेंगे और जितना कमाएंगे आपस में शेयर कर लेंगे। तो मेरे अच्छे एक्चुअली आप क्या कर रहे हो? आप कोई बिजनेस कर रहे हो? नहीं। हाँ, अगर पुराने पंखे खरीदो और बेचो, धंधा ही शुरू कर दो, तो फिर मेरे बच्चे आप क्या बन जाएंगे आपस में? पार्टनर। तो इसलिए मेरे बच्चे कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी को इस तरह की किसी ने मिलकर खरीद रखी हो, उसके मिलकर मालिक हो, इसका हर मतलब नहीं, वो क्या है आपस में? पार्टनर है। वो क्या कहलाएंगे? कोऑनर्स। तो कोऑनरशिप और पार्टनरशिप में फर्क देखिएगा मेरे बच्चे। कहता फॉर्मेशन, ये जो पार्टनरशिप होती है एग्रीमेंट से बनती है हमेशा। नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। ये बगैर एग्रीमेंट के मेरे बच्चे, चाहे वो एम्प्लॉयड ही क्यों ना हो, एग्रीमेंट होना जरूरी है। लेकिन कॉर्नरशिप के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी नहीं है, यानी कि बगैर एग्रीमेंट के भी लोग कॉर्नर बन जाते हैं। जैसे होता है ना कि खुदा ना खासा को मिस्टर ए की डेथ होगी, मिस्टर ए की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चे बी और सी के पास चली गई। अब ये दोनों उस प्रॉपर्टी के मालिक है, लेकिन बच्चे क्या ये एग्रीमेंट करके बने? नहीं। तो कॉर्नर बनने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी नहीं है। उसके बाद पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस का होना जरूरी है कि बिजनेस भी हो और कैरी ऑन भी हो रहा हो, लेकिन कॉर्नरशिप में लाजमी नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम जो तादाद है पार्टनर्स की, वो बैंक का 10 और अदर देन बैंक 20। ओनरशिप में कोई लिमिट नहीं होती, किसी भी बिल्डिंग के कोई 200-400 मालिक भी हो सकते हैं, जैसे कंपनी ही है मैं कह रहा हूँ, है एक कंपनी के मालिक कितने हैं? तो हजारों लाखों भी हो सकते हैं, तो कॉर्नर ही होते हैं एक्चुअली। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है, ये एसेंशियल है। लेकिन कॉर्नरशिप में इट डज नॉट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती। क्यों? इनमें रेवेन्यू शेयरिंग वगैरह हो सकती है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती। तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रेवेन्यू शेयरिंग होगी। ध्यान रखना मेरे बच्चे, रेवेन्यू शेयर शेयर करना, मेरे बच्चे वो पार्टनर नहीं बनेंगे किसी सूरत में। वो क्या बन सकते हैं? कॉर्नर्स हो सकते हैं। जैसे वो जब दुकानों ने रेंट पे दी थी, उसके बाद वो क्या बन गए थे? कॉर्नर्स, पार्टनर नहीं रहे। पार्टनरशिप में एजेंसी होती है, ओनरशिप में बच्चे एजेंसी नहीं होती। ये नहीं होता कि वहां पे एक कॉर्नर कुछ करेगा उसके लिए दूसरा जिम्मेदार होगा, वहां पे एजेंसी नहीं होती। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में अगर कोई बंदा अपना पार्टनरशिप इंटरेस्ट मतलब एज ए पार्टनर वो फर्म को छोड़ के जा रहा हो और अपनी जगह पे किसी को पार्टनर ऐड करना चाहे, बाकी पार्टनर से पूछ के, या अपना पार्टनरशिप का प्रॉफिट भी किसी को शेयर करना चाहे, बाकी पार्टनर से पूछ के, पार्टनरशिप में जो इंटरेस्ट हो किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो तो बाकी पार्टनर से पूछ के। लेकिन कॉर्नरशिप में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। एक बंदा अगर शेयर होल्डर है या एक बंदा किसी प्रॉपर्टी का मालिक है, कई लोगों के साथ अपना हिस्सा वो चाहे बेचे किसी को, चाहे किसी को ट्रांसफर कर दे, उसकी मर्जी, बाकी उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होती, बल्कि कौन सी एविडेंस होती है? प्राइमा फेसी एविडेंस। यानी कि बाहर लग रहा होता है कि जिस बंदे को पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है वो क्या है? वो पार्टनर है, लेकिन हतमी बात नहीं है। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 में ये सबसे ज्यादा, अगर वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ज्यादा वो सवाल जो आए हुए हैं वो यही आए हैं कि दो लोग आपस में पार्टनर हैं कि नहीं। तो एक्चुअली वो दो लोग जब पार्टनर आपस में पार्टनर हैं कि नहीं, कौन सा सवाल आया हुआ है? वो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप वाला। कैसे आंसर करना है वो मेरे बच्चे हमने डिस्कस कर लिया। आंसर करते वक्त ध्यान क्या रखना है? रौला किस पे पढ़ना है जाके? म्यूचुअल एजेंसी का। तो इस तरह रखोगे, बी कॉन्फिडेंट वहां पर। अल्लाह खैर सल्ला बातें उसको बताने की कोशिश करें, उसको नॉलेज थोड़ा सा दिखाएं अपना, है। और वैसे भी आधा अगर खुदा ना खासा ना भी सही हुआ तो कोई मसला नहीं, आधा सही करना है हमें, ऐसे ही है ना, आधा सही हो ही जाना। और आप लोगों का तो आधा गलत नहीं हो। जो बच्चे कम से कम लगे हुए हैं कि हम आखिर वक्त तक भी कुछ ना कुछ हासिल होता है वो कर लें हासिल, तो जारी बात है वो कैसे हो सकता है। कुछ ऐसे भी रिश्तेदार हैं माशाल्लाह, इनको 2-4 दिन के अंदर मौका मिला था, कर लो रिवाइज, वो लगे हुए हैं माशाल्लाह, अभी चैप्टर नंबर 1 पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उसको रट्टा लगाना बड़ा जरूरी है। सारा पेपर ही उसी में से आना, वो इतना बड़ा चैप्टर है, उसको शुरू कर दो 3-4 दिन तो उसी पे लग जाते हैं। तो पता तो कर लो जो लगे याद कर रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन में फंसे हुए हैं, इसका क्या याद करना क्या नहीं करना। तो खैर अल्लाह ताला भला करेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट ए कंक्लूसिव, वही बात में आप जरा देखिएगा कि आपसे सवाल करेगा वो कौन से लोग हैं जिनको पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है लेकिन वो पार्टनर नहीं है। तो एक तो मेरे बच्चे कहता है कि लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन, अगर अज्यूम कर लो कुछ लोग मिस्टर ए और बी कारोबार करने जा रहे थे। एक मिस्टर सी कहता है कि मिस्टर सी कहता है चलो मान लो मिस्टर ए और बी सी के पास गए, उनको कहा कि उधार दे दे भाई, कारोबार करने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है उधार दे दे, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? कहते सूद। कहता अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो नहीं सूद खाता है। तो कहता कि फिर क्या चाहते हो? कहता मुझे प्रॉफिट का हिस्सा दे देना।
यानी कि मैं आपको उधार दे देता हूं, मुझे सूद ना दो, मुझे क्या कर दो, मुझे प्रॉफिट का हिस्सा दे दो। हमने कहा कि ठीक है, हम 5% प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे। देखो, हमने उसे उधार लिया है और बदले में मेरे बच्चे हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं। ये बंदा हमारा पार्टनर नहीं। याद रखोगे मेरे बच्चों, जिस बंदे से उधार लो कारोबार करने के लिए और बदले में सूद की जगह पे आप उसको प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो, ये आपका पार्टनर नहीं है। इस तरह तो सारे बैंक फिर माशाल्लाह हमारे पार्टनर हैं। यहाँ पे आप आज अगर अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए, लेकिन अगर हमने लोन लिया हो है, तो कोई बंदा इस तरह आए, एलडीए वाले उसको सील करें, हम उनको कॉल करके कह सकते हैं भाई पार्टनर कारोबार बंद हो गया है, क्योंकि वो भी पार्टनर हो, उसको तो इससे कोई लेना देना नहीं। जब मर्जी उसने तो आना, अपना इंटरेस्ट लेना है और अपनी प्रिंसिपल अमाउंट लेनी। कारोबार बंद हो जाए चले, उसको कोई लेना देना नहीं है। खैर, कहने का ये मतलब, पार्टनरशिप में अगर किसी ने उधार दिया हो और बदले में आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो आपका मेरे बच्चे पार्टनर नहीं है। उसके बाद कहता है कि सर्वेंट आर एजेंट एज रेम्यूनरेशन। मेरे बच्चे बड़े एजेंट के साथ बात को तुम्हारी तय होता है कि जो भी कमाओगे उसका 2% हम आपको क्या करेंगे, वो पे कर देंगे। वही बात मेरे बच्चे, अच्छा सबसे ज्यादा वो सर्वेंट और एजेंट ये वाला सिनेरियो बना के देते हैं। एक नौकर था, आपका एम्प्लॉय है, बड़े सालों से काम कर रहा है, अब आपने उसको कहा कि इधर आ, उसके साथ एग्री कर लिया, अब तुझे इतना प्रॉफिट का हिस्सा भी देंगे। फिर आपसे पूछेगा, अच्छा वही बात कर आके कि बताओ ये पार्टनर है कि नहीं। थोड़ा काम पे पड़ना म्यूचुअल एजेंसी में, अगर ये म्यूचुअल एजेंसी भी एग्जिस्ट करती है तो फिर हम बोल देंगे, नहीं तो नहीं। इसी तरह सेम मामला मेरे से एजेंट का होगा। है, वो कह रहा है कि यार मैं, मेरे पास ये तेरे इलाके से बड़े लोग आते हैं चीजें खरीदने, मैं ऐसा करता हूँ वहीं पे एक दुकान बना देता हूँ, तू उस दुकान को चलाना और मैं तुझे इतने % प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया करूंगा। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, क्या ये आपस में पार्टनर है, वही बात मेरे बच्चे। अगर म्यूचुअल एजेंसी भी एग्जिस्ट करती है तो ठीक हो गया, अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं तो फिर जस्ट एजेंसी होगी, जस्ट एजेंट आपका मेरे बच्चे पार्टनर नहीं होता। याद रखोगे। तो ये इस तरह मेरे बच्चे हम अपने एजेंट या सर्वेंट उसको भी बाज़ का प्रॉफिट का हिस्सा दे देते हैं। इतनी बात नहीं कि ये लोग क्या है, हमारे पार्टनर है। कहता है कि अगर कोई पार्टनर मर जाए, मान लो कि मिस्टर ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, मिस्टर सी की डेथ होगी मेरे बच्चे, इसकी डेथ के बाद आप बाकी दोनों पार्टनर चाहते हैं कि हम कारोबार लेकर चले, और उसकी जो हिस्सा है जो बनता है नेट, जो एसेट बनते होंगे उसकी लायबिलिटी एडजस्ट करने के बाद उसकी फैमिली को दे देते हैं। दूसरा कहता है कि पैसा दे दिया उसकी फैमिली को, तो कारोबार कैसे करेंगे। तो कहता है फिर क्या करें, कहता है कि हम उसकी जो बेवा है, हम उसको प्रॉफिट का हिस्सा दे देते हैं। पैसा उसका पड़े रहने देते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं जैसे चल रहा था। जो प्रॉफिट का हिस्सा उसको देते तो उसकी बेवा को दे देते हैं। अब ये उसकी बेवा को दे रहे हैं बच्चे, वो उसकी बेवा पार्टनर नहीं बन गई आप बिजनेस। बात का तो ऐसे नहीं होता, बात का तो ये नहीं कि आप कैपिटल भी वापस कर देते हैं पार्टनर और फिर भी उसकी फैमिली का कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा लगा देते हैं कि हमारा दोस्त था, पार्टनर था, अब वो नहीं रहा तो उसकी फैमिली की कौन कफालत करेगा, चले हम कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दे देते हैं। इस तरह वो प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे होंगे तो उसकी फैमिली इनकी पार्टनर नहीं होगी। तो इस तरह में रोचे, या ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट, वो सब पार्टनर की बात कर रहे हैं। कहता है कि मिस्टर ए, बी, सी 3 पार्टनर थे, मिस्टर सी को 30% प्रॉफिट का हिस्सा मिलता था, इसने अपना 10% प्रॉफिट बाकी पार्टनर से पूछ के शौकत खानम के नाम लगा दिया मेरे बच्चे कि शौकत खानम को जाया करेगा। तो अब ये शौकत खानों को प्रॉफिट का हिस्सा तो जा रहा है पार्टनरशिप में से, लेकिन वो बिजनेस की पार्टनर नहीं है। तो बात का एक पार्टनर अपना हिस्सा बेच भी सकता है, किसी और को भेज दे, पैसों की जरूरत है, अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसी को भेज दे, इसी तरह बैंक से जाके लोन ले ले, उसके ऊपर मॉर्गेज और चार्ज भी क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट आगे हो सकते हैं किसी को प्रॉफिट के। तो जिसको ये पार्टनर अपने प्रॉफिट का हिस्सा ट्रांसफर करेगा वो पार्टनर नहीं है। अगर कोई माइनर हुई एडमिट तो बेनिफिट, मेरे बच्चे ये तो हमें वैसे ही पता है, पढ़ेंगे भी आगे जाके चैप्टर नंबर 13 में, आखिरी टॉपिक यही है। एक बच्चे को चलते हुए कारोबार में, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, अगर ये कारोबार ऑलरेडी चल रहा हो, चलते हुए कारोबार में किसी बच्चे को बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड कर सकते हो, पार्टनर के तौर पे नहीं, बेनिफिशियरी के तौर पे, चलते हुए कारोबार में। इस समय पार्टनरशिप अगर शुरू कर रहे हो उसी वक्त आप किसी बच्चे को बेनिफिशियरी के तौर पे साथ नहीं खड़ा कर सकते, ये बेनिफिशियरी है, नहीं नहीं। अगर फर्म चल रही हो तो उसमें अगर कोई इस तरह का हालात बुरे हो तो तब बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड कर लो। अगर कोई पार्टनर मर जाए तो उस पार्टनर का भी कोई बच्चा बड़ा ना हो तो आप उसके छोटे बच्चे को, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, तो उसको बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करें। तो ये ऑप्शन होता है मेरे बच्चे। तो वो बच्चा जो बेनिफिशियरी होगा उसको बेनिफिट तो मिलेंगे फर्म में से, जब तक बेनिफिशियरी है तो प्रॉफिट का हिस्सा तो उसको मिलेगा। ये जो बच्चे को हम बेनिफिट दे रहे होते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे होते हैं फर्म में से, वो बंदा हमारा पार्टनर नहीं होता। इसी तरह मेरे बच्चे बात क्या करते हैं, कुछ लोग किसी से कारोबार खरीदते हैं। मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी और सी या डी के पास गए और उसको जाके कहा कि यार कारोबार हमें भेज दो। उसने कहा कि ठीक है, ये कारोबार खरीद लो, अजीम कर लो, लेकिन ये कारोबार के टोटल एसेट थे वो थे 70 लाख रुपए के। उसने इनसे करोड़ रुपया मांगा तो उसने कहा कि भाई करोड़ किस चीज का। उसने कहा कि भाई जो 30 लाख रुपया है वो गुडविल का है, तो इसलिए मैं आपसे 1 करोड़ मांग रहा हूं। इन्होंने कहा कि भाई गुडविल के तो हमारे पास पैसे नहीं, और अगर तुझे लग रहा है कि तेरे बिजनेस की इतनी ही रिप्यूट है और हमें इतना बेनिफिट होगा इस गुडविल का, तो ऐसा कर, हम तुझे 5% ना गुडविल के पैसे नहीं दे देंगे 30 लाख रुपया, हम इसकी जगह पे तुझे 5% प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया करें। गुडविल के पैसे नहीं हमारे पास, वो नहीं दे रहे हैं। तो अगर लग रहा है फायदा होगा तो ठीक है, हम तुझे प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया करेंगे। तो जो प्रीवियस ऑनर था, इससे कारोबार खरीद लिया इन्होंने, अब ये प्रीवियस ऑनर बन गया,
लेकिन हमने उसको गुडविल की पेमेंट नहीं की, बल्कि आप गुडविल की जगह पे क्या कर रहे होंगे, उसको प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे होंगे। अब वो बंदा हमारा पार्टनर नहीं है। और साथ आगे फिर उसने अलहदा बैंकों की अलहदा से बात की कि बैंक खुदा के लिए आपके पार्टनर नहीं होते, ये उधार देते हैं, इनका कारोबार है। जी बेटा। फाइनल है, वो बाद में पार्टनर बने, इसका वाल वगैरह डेथ हो गई है तो पार्टनर बने, तो उसके लिए क्या लायबल होगा? पढ़ेंगे चैप्टर 13। जब पार्टनर बन जाएगा फिर अभी देखेंगे ना उसके साथ सलूक क्या करना है। उसको मौका देंगे 6 महीने का, बनना है कि नहीं। वो 6 महीने में साफ सुथरा भी जा सकता है या वो फंस भी सकता है, उसको अभी डिस्कस करेंगे। बस मेरा ख्याल है कि 1 घंटे बाद इंशाल्लाह, 1 डेढ़ घंटे बाद। बेटा कहता है कि जो बैंक है उनका काम है लोगों को उधार देना, और अक्सर वो प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं, क्योंकि आजकल इस्लामी बैंक है। ऐसा ही है ना, इस्लामी बैंक है ना। इसलिए मैंने कल वीडियो शेयर कर दी, आपने वजीर खजाना है, सुन लो वो क्या कह रहे हैं कि इस्लामी बैंक है कि नहीं। कहता है कि हमने जितने अंग्रेजी नाम थे ना, सबके हमने अरबी नाम ढूंढ लिए और वो इस्लामी बन गए। जैसे हम बचपन से सुनते आते थे ना, एक बंदा गालियां दे रहा था अरबी में, हम आमीन आमीन कहे जा रहे थे। तो यकीन कर लो सेम मामला यहाँ पर भी हुआ। कहता है कि इंश्योरेंस का हमने तकाफुल रख दिया है। यहाँ पे हमने मान लो कि इसका जो जो इंटरेस्ट हुआ करता था है, उसका भी नाम हमने माशाल्लाह पता नहीं मुशारका तिफलाना की कुछ रख लेता। तो नाम ढूंढे हैं हमने जस्ट। खैर, कहता है कि पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। कहता है कि पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं बनती, उसके लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? वही बात मेरे बच्चे जो अभी हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए था, उसका कारोबार था, मिस्टर ए की डेथ होगी, इसकी डेथ के बाद इसका कारोबार चला गया इसके बच्चों के पास, इसका कारोबार चला गया इसके बच्चों के पास। अब बच्चे उस कारोबार को मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं, और आपस में प्रॉफिट शेयरिंग भी कर रहे हैं। कहता है ये आपस में पार्टनर है? वो कहता नहीं, ये पार्टनर नहीं है, ये मेरे बच्चे जस्ट क्या है, कोऑनर है। अच्छा, यहाँ पे भी हम सोच सकते हैं कि सर हम वो इम्प्लॉयड भी तो रख सकते हैं ना यहाँ पे, कि इम्प्लॉयड एग्रीमेंट है आपस में, क्योंकि यहाँ पे तो म्यूचुअल एजेंसी भी है। मजे की बात, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी भी है। इस कारोबार से रिलेटेड अगर किसी एक का वो कोई एक्ट करेगा, उसके लिए दूसरा, और दूसरा कोई करेगा, ये भी जिम्मेदार है। म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है? तो सर इसमें फिर कमी किस चीज की है? वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ वो, यानी कि सिर्फ स्टेटस में उसका बाप मरा और ये कारोबार इन्होंने संभाल लिया, आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। और एम्प्लॉयड भी यहाँ पे समझेंगे नहीं हो सकता है, लेकिन हम वो भी नहीं समझेंगे। क्यों? सबसे बड़ा रौला क्या है? कहता है अगर इन बहन भाइयों के दरमियान कल कोई इख्तलाफ हो जाए, वो इख्तलाफ मेरे बच्चे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक सॉल्व नहीं होगा, बल्कि जो हमारे शरीयत के कवानीन है उसके तहत सॉल्व होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में पार्टनर नहीं थे। अगर पार्टनर होते तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक इनके दरमियान फैसला किया जाता। तो पाकिस्तान में इसलिए वो कहता है कि स्टेटस की बिना पे कारोबार नहीं, पार्टनर नहीं बनते लोग, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। हाँ, यही अगर मिस्टर ए की डेथ होगी थी तो उसके बाद ये सारे बहन भाई आपस में बैठते और आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके कारोबार लेकर चल रहे होते, तो शायद ये आपस में क्या थे, शायद क्या फिर आपस में क्या थे, पार्टनर थे। कहता है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर दो तरह की है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब मेरे बच्चे पार्टनरशिप एट विल क्या है, ध्यान रखना, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर ने कारोबार शुरू तो कर दिया, लेकिन आपस में ऐसा तय नहीं किया, ऐसा कुछ तय नहीं किया कि इस पार्टनरशिप को खत्म कैसे करना है। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कोई जिक्र ही ना हुआ हो इस पार्टनरशिप को खत्म कब और कैसे करना है, ऐसी पार्टनरशिप को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल है। यानी कि इवन देन कहता है कि अगर आपने ये भी तय कर लिया कि जब भी हमने पार्टनरशिप खत्म करनी होगी, ओए हम ये नहीं तय करेंगे कब खत्म करेंगे, मशवरे से कर लेंगे, जिक्र नहीं करना हमने। कहता कर तो दिया तूने कि मशवरे से कर लेंगे खत्म, तो खत्म का तो फिर भी जिक्र हो गया, तो ये पार्टनरशिप एट विल नहीं रही। अगर आपस में तय कर लो कि क़यामत वाले दिन तक हम पार्टनरशिप चलाएंगे, कहता मुबारक हो, पार्टनरशिप एट विल नहीं है, क्योंकि क़यामत आनी आनी है, तो पार्टनरशिप फिर आपकी खत्म होनी है। तो ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनरशिप को खत्म करने का आप जिक्र तक ना करो कैसे खत्म करनी है, तो उस पार्टनरशिप का नाम क्या होगा? पार्टनरशिप एट विल। अच्छा, ये चीज तो आपसे नहीं वो पूछेगा ना, ये अभी तक पूछा, लेकिन उसका जिम्मेदारी बनती है कि अब एक चीज उसकी पूछनी बनती है यहाँ, और वो है कि अगर पार्टनरशिप एट विल हो उसको डिसॉल्व कैसे करते हैं, ये पूछ सकता है मेरे बच्चे। अगर पार्टनरशिप एट विल जिसमें आपस में तय नहीं हुआ कि पार्टनरशिप खत्म कब करनी है, तो उसको फिर डिसॉल्व कैसे करते हैं ऐसी पार्टनरशिप। तो मेरे बच्चे अज्यूम कर लो ये तीन पार्टनर थे, ये तीन पार्टनर थे, तो कहता है कि पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व करना हो तो एक पार्टनर को लाजमी तौर पर फिर क्या करना पड़ता है, एक रिटर्न नोटिस देना होता है। एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा मेरे बच्चे बाकी पार्टनर्स को, लिखकर नोटिस देगा कि चलो भाई पार्टनरशिप डिसॉल्व कर। अज्यूम कर लो आज तारीख क्या होगी, 12 फरवरी। 12 फरवरी को मिस्टर ए ने, मिस्टर सी कह लो, ए बी और सी, मिस्टर सी ने, ये पार्टनरशिप एट विल थी इन तीनों की, इसने लिखकर नोटिस दिया बाकी दोनों पार्टनर को पार्टनरशिप डिसॉल्व करो। ये 12 फरवरी को उसने लिखा, ये लेटर मेरे बच्चे ए और बी को मिला है, अज्यूम कर लो 17 फरवरी को। पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी? 12 को या 17 को?
17 को। कहता कि अगर ये नोटिस दे और जिस दिन नोटिस बाकी पार्टनर्स के नॉलेज में आ जाएगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन मेरे अच्छे, अज्यूम कर लो आज 12 फरवरी को इसने नोटिस दिया और नोटिस में ये लिखा कि हम 31 दिसंबर 2025 को फर्म डिसॉल्व कर देंगे, नोटिस के अंदर जिक्र कर दिया, और ये नोटिस मिल गया बाकी पार्टनर को 17 तारीख को, तो फर्म कब डिसॉल्व होगी? 31 दिसंबर 2025 को। लेकिन ये 31 दिसंबर 2025 तक जब फर्म चल रही होगी, ये एज ए पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो। बाकी दोनों के दरमियान फिर दोबारा एग्रीमेंट बनेगा। वो करना चाहे तो कर ले, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, उनका मामला वो प्रैक्टिकली आपको पता क्या मामला होता है। और बात का पता क्या होता है, जब पार्टनरशिप खत्म करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, आपस में ये भी तय करते हैं कि अगले 2 साल ये कारोबार कोई नहीं करेगा। जस्ट एग्जाम्पल, मान लो हम सब लोग सीएफई में पार्टनर हैं और सीएफई लॉस में है, इस वजह से हमने सबने बैठ के पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी। कल पता चला एक और बंदे ने सीए का कॉलेज खोल लिया पार्टनर में से, कहेंगे बगैर था है, वही हम तो लॉस में थे, वो तुझे इसमें क्या नजर आया? कहता तो नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बेईमान था, है? तो इसलिए आपस में अक्सर पार्टनर क्या तय कर लिया करते हैं, ये जब पार्टनरशिप खत्म करेंगे इतने सालों तक कोई भी बंदा ये कारोबार नहीं करेगा, ताकि ये ना हो कि वो जानबूझ के चाहता था कि ये कारोबार बंद हो जाए। जैसे जानबूझ के इन्होंने हमारे मुल्क के सारे इदारे तबाह किए ताकि हम खुद खरीद लें, फिर हम मासूम खाशिम जैसे बैठकों में तय कर रहे हैं, अब्बा कह रहे हैं पीआईए खरीद लेते हैं, लेवल नहीं हो गया यार, है? एक रियासती इदारा, अब्बा कह रहे हैं उसको खरीद लेते हैं, ठीक हो गया, फिर तुझी पहले भी तुझी मालिक। तो फिर ऐसे फरमाइशें आती हैं, सुना ना वो पीछे जब पीआईए बिक रहा था, कि क्या कहा था इन्होंने? उन्होंने कहा कि हम खरीद के इसको पंजाब एयरलाइन रखेंगे, अब्बा कह रहे हैं। अब्बा ने जाके अमरीका बयान दिया कि बेटी ये कह रही है, ये खरीद लेते हैं। ये मरीम नवाज तो नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। नहीं बेटा, ये बात समझ आ रही थोड़ी बहुत आप मेरे बच्चे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होना है वो यही होना। अच्छा, ये आखिरी बात आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो ये कितनी खतरनाक पार्टनरशिप है। इसमें कोई एक बंदा जिसको गुस्सा चढ़ा हो उस दिन है, उसको मान लो कि खाना मंगवाया, इन्होंने कढ़ाई मंगवा ली पंजाब यूनिवर्सिटी से, है, लेकिन उससे पहले पहले खा गए, वो जब एंटर हुआ तो उस वक्त खत्म हो गई थी। इसने कहा कि ठीक हो गया, ये घर पहुंचा, इसने लेकर नोटिस दे दिया, फर्म डिजोल्व करो, तो फर्म डिजोल्व हो जाएगी जिस दिन ये नोटिस मिलेगा। कहते यार ये बड़ा खतरनाक काम है ऐसे। इन्होंने क्या कर लिया, आपस में एग्रीमेंट कर लिया शुरू के अंदर। क्या एग्रीमेंट कर लिया? कहता इफ फ्रीडम टू डिसॉल्व द फर्म एट विल इज curtailed बाय एग्रीमेंट। इन्होंने शुरू में एग्रीमेंट कर लिया, और भैया नोटिस देकर फर्म डिसॉल्व करने वाला काम हम नहीं करेंगे, खबरदार अगर किसी ने नोटिस दिया फर्म डिसॉल्व की, हम आपस में जब भी खत्म करनी होगी ना म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे, एक बंदे के नोटिस पे फर्म डिसॉल्व नहीं करेंगे। कहता कि आप अल्फाज देखना, कहता इफ फ्रीडम टू डिसॉल्व द फर्म एट विल इज curtailed बाय एग्रीमेंट, कि एक बंदा जो एट विल कर दिया करता था अपनी मर्जी से नोटिस देकर फर्म डिसॉल्व, हम उसको खत्म करने जा रहे हैं, curtail करने जा रहे हैं एग्रीमेंट करके। लाइक इफ द एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, कि एक बंदे के नोटिस पे फर्म डिसॉल्व नहीं करेंगे, जब भी डिसॉल्व करनी होगी पार्टनरशिप एट विल कैसे खत्म करेंगे? म्यूचुअल कंसेंट के साथ। कहता मुबारक हो, फिर आप पार्टनरशिप एट विल रहे ही नहीं। अगर ये एग्रीमेंट करके करोगे फिर आप पार्टनरशिप एट विल रहे ही नहीं, फिर आप वैसे ही पार्टी करो। याद रखो, 100 की किताबों में ऐसी लाइनें लिखी होंगी ना, है ना? ये बात नहीं है, ये औखी बात थी ना, इसलिए 100 की किताब में नहीं होगी, लेकिन मुझे लग रहा था होनी चाहिए। ऐसे सवाल भी तो बन सकता है इसके ऊपर। फिर नोटिस देके नहीं खत्म होगा, एक बंदे के नोटिस से खत्म नहीं हो, फिर म्यूचुअल आपस में बैठेंगे खत्म कर लें। लेकिन अगर शुरू में ये तय कर लें कि आपस में मशवरा करके खत्म करेंगे, एक बंदे के नोटिस पे खत्म नहीं करेंगे, फिर वो कहता है कि पार्टनरशिप एट विल नहीं रहेगी। 3 बंदे, एक बंदा बैठ के जाएगी खत्म करना चाहता हूँ, फिर हो जाएगी बैठ के जब म्यूचुअल कंसेंट है, मतलब म्यूचुअल कंसेंट का म्यूचुअल कंसेंट होता है यार, बंदा बंद नहीं समझ आ रही। हम लेटर वाला एक बंदे का इख्तियार खत्म कर रहे हैं, जैसे वो हमारे मुल्क में अदालतों का था ना, सुमोटो, एक बंदा बैठ के सुमोटो ले लिया करता था, खत्म कर दिया उन्होंने। कहता म्यूचुअल कंसेंट के साथ, हमसे तो पूछो हमारे खिलाफ जो सुमोटो लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ ये बनाया कानून, कहते सर तो पूछ के सुमोटो लो यार, एंजी कैसे हो सकता? वो इमरान खान ने भेजा ना भी खात, उसमें सुमोटो का जिक्र आइन के जिस आर्टिकल का हवाला दे रहा है कि जज साहब चीफ जस्टिस ने कल कहा कि इमरान खान का जो वो मामला है वो आर्टिकल के उस फलाने उसके तहत है, और उसमें सू मोटो का है कि आप सू मोटो लें जो हमारे साथ हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। कहता है उसके लिए भी हमने मुशावरत के लिए उसको आईनी कमेटी को उसको भेज दिया है, आईनी बेंच को। अब वो उन्हीं का है, तो मतलब उन्हीं से मशवरा करना है भाई, सू मोटो लिए कि नहीं। ले बेटा, ये बात समझ आ गई थोड़ी बहुत? ले बेटा,
पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? ऐसी पार्टनरशिप जो खास मुद्दत के लिए हो, खास मुद्दत के लिए हो, या किसी खास मकसद के लिए हो। कोई वेंचर है या कोई टाइम है। मान लो एक पार्टनरशिप है वो 10 साल के लिए, तो मेरे चाहिए ये पार्टनरशिप चलती चलती जल्दी जैसे 10 साल तक पहुंचेगी खत्म कर ले। लेकिन वो कहता है कि अगर पार्टनरशिप 10 साल के लिए थी, 10 साल पूरे हो गए, लेकिन ये चाहते हैं कि हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और ये ना तय करें आगे कितने साल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पार्टनरशिप एडविल। इसी तरह एक खास वेंचर के लिए थी, कि हम क्या करेंगे, मान लो कि एक ये प्लाजा बनाएंगे आपस में मिलकर, उसको बेचेंगे कमाएंगे। कह रहे एक वेंचर के लिए थी, लेकिन जब उन्होंने बनाया बड़ा फायदा हुआ, उन्होंने कहा कि आगे मजीद प्लाजे बनाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पार्टनरशिप एडविल में। तो बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स कहता है कि पार्टनर किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहला पार्टनर है एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। वो पार्टनर जो हकीकत में बिजनेस मैनेज कर रहे होते हैं उनको एक्चुअल पार्टनर कहते हैं। क्योंकि बेटा पार्टनरशिप में अरेंजमेंट होता है, कई लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, कई लोग एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जो पार्टनर एक्टिवली इन्वॉल्व हो, जो कारोबार संभाल रहा हो, जो चला रहा हो, चाहे बाकी इन्वॉल्व ना हो, इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ऑस्टेंसिबल वो होता है जो दुनिया को नजर आ रहा हो, ये पार्टनर है और काम करता है। वो याद है पीछे हम कल पढ़ के आए थे, अथॉरिटी ऑफ एजेंट। उसमें एक ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी भी थी, अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, तो किसी को लग रही होती, नजर आ रही होती ये अथॉरिटी है, तो ये वो है जो दुनिया को नजर आ रहा होता है, हाँ ये पार्टनर है, ये हकीकत में बिजनेस मैनेज कर रहा होता है। और इसलिए मेरे बच्चे अच्छा, एक्चुअली जो बिजनेस के बिहाफ पे सारी ट्रांजेक्शन कौन कर रहा होगा? ये अगर मैं आप सब लोग पार्टनर हो और आपने कारोबार मेरे सपुर्द किया, वो कि राणा साहब आप चलाएं, तो मैं कौन सा पार्टनर हूंगा? एक्चुअल। और जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा, मैं अकेला लायबल होऊंगा कि आप ही लायबल होंगे? क्या आप बिजनेस की ट्रांजेक्शन कर रहे हो? नहीं। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे वो कहता है इस पार्टनर को हम एजेंट पार्टनर भी कहते हैं। ये बाकी पार्टनर्स का क्या है? एजेंट, क्योंकि यही ट्रांजैक्शन करेगा और बाकी क्या हो रहे होंगे इसके लिए? जिम्मेदार हो रहे होंगे। इसलिए इस बंदे का नाम क्या है? इसको एजेंट भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना मेरे, छोटी छोटी बात। वो कौन सा पार्टनर है जो बाकी पार्टनर्स का एजेंट होता है? जैसे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, तो 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। उसके बाद अच्छा, बाकी पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड ही है, जो घरों में बैठे हुए हैं, लायबिलिटी उनकी क्या है? लेकिन इसके उन कामों के लिए जो इसने इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया हो, बाकी भी जिम्मेदार हो। जो काम इसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ना किया हो, जो बिजनेस के लिए ना किया हो, उसके लिए बाकी लोग जिम्मेदार नहीं होते। मान लो किसी ने कमेटियां भी डाली हुई थी यहाँ पे और कमेटियां खा के बैठा हुआ, क्या बाकी जिम्मेदार होंगे? नहीं। ये मान लो कि खाने पीने वाला बंदा, ये अक्सर चीजें मंगवा मंगू के खाता है ऐसे वैसे, क्या उसके लिए बाकी जिम्मेदार होंगे? हाँ, रोटी छोटी है वो जिस तरह की होती है उस तरह की खा लो। ले बेटा, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। ऐसा पार्टनर बच्चे जो स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर कौन सा होता है? ऐसा पार्टनर जो पार्टनर तो है लेकिन दुनिया जानती और मानती ही नहीं कि ये पार्टनर है। यानी कि पहले तो जानते नहीं कि ये पार्टनर है, अगर वो किसी को कह भी दे मैं पार्टनर हूं, लोग मानते नहीं, कहते मजाक कर रहे हैं। तो ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं? स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। ये बिजनेस के मामला में भी इन्वॉल्व होता है, काम भी कर रहा होता है वहां पर, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि ये बंदा पार्टनर है। हमने उसकी जो पार्टनरशिप का स्टेटस सीक्रेट रखा होता है। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कह सकते हैं कि सीक्रेट पार्टनर भी होते हैं। भाई सारे पार्टनर्स को नोटिस देके जाना जरूरी होता है, स्वाय इस पार्टनर के। वो कहता है कि इस पार्टनर को, क्योंकि इसको दुनिया जानती और मानती ही नहीं पार्टनर, तो इसको नोटिस देने की जरूरत ही क्या है? जो लोग पहले फर्म से डील कर रहे होंगे उनको पहले ही पता है कि ये पार्टनर ही नहीं है, वो पहले यही उनका यकीन है ये पार्टनर है ही नहीं। देखो बाकी पार्टनर नोटिस क्यों देके जाते हैं? अगर वो बगैर नोटिस दिए चले गए और फर्म ने उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन की, जो लोग उनको एज ए पार्टनर जानते थे, तो मेरे बच्चे वो तो अभी भी समझ के बैठे हुए वो पार्टनर ही है, नोटिस तो इसने दिया नहीं, तो वो लोग उसके लिए जिम्मेदार हो जाते, क्योंकि वो तो जानते थे एज ए पार्टनर, उनको नोटिस दिया नहीं उन्होंने, वो तो समझ रहे थे वो पार्टनर है अभी, इसलिए नोटिस देके जाना जरूरी था। लेकिन मेरे बच्चे इस बंदे को, पार्टनर को नोटिस देके जाने की जरूरत नहीं होती। ये वाहद बंदा है जिसको ये एग्जाम्पशन मिली हुई, याद रखोगे मेरे बच्चे। उसके बाद आ जाता है नॉमिनल पार्टनर। यार अगर हमने डिस्कस किया था कि ऐसा पार्टनर, अच्छा ये जितने पार्टनर हैं ये सारे बिजनेस की लायबिलिटी के लिए फुली लायबल होते हैं। बस ये याद रखना कि कौन सा पार्टनर है जिसको नोटिस देके जाने की जरूरत नहीं, या वो कौन सा पार्टनर जिसको हम सीक्रेट पार्टनर भी कहते हैं। लो बेटा, कहता है कि नॉमिनल पार्टनर ये बेचारा एक इंतहाई, इसने ये हमारी डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कानून ने इसको पार्टनर कह रखा था, हम इसको पार्टनर ही माने। डेफिनेशन पे पूरा क्यों नहीं उतरता? भाई देखो ये क्या कहता है कि मैं बिजनेस की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा। ये चीजें तो वैसे बाकी पार्टनर के लिए भी जरूरी नहीं, लाजमी नहीं क्योंकि पार्टनर पैसा लेकर आए, कोई स्किल्स लेकर आता है, कोई पैसा लेकर आता है। लेकिन सबसे बड़ा जो एसेंशियल था वो था प्रॉफिट शेयरिंग। ये कहता है मैं आपसे प्रॉफिट का हिसाब नहीं लूंगा, लेकिन मेरा बच्चा ये कहता है कि ठीक है मेरा नाम इस्तेमाल कर लो कि मैं भी आपका पार्टनर हूं, लेकिन मैं आपके साथ एक्चुअली मैं प्रॉफिट शेयरिंग और सारा कुछ नहीं करूंगा। सिर्फ नाम देता है अपना इस्तेमाल करने को।
तो एक्चुअली तो डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरा, पूछ सकता है पेपर के अंदर वो कौन सा पार्टनर है जिसको प्रॉफिट का हिस्सा है। संचल में तो यही है, प्रॉफिट का हिस्सा मिले। वो बताएं जो पार्टनर भी होता है प्रॉफिट का हिस्सा भी नहीं मिलता, वो नॉमिनल पार्टनर में। तो अगर कोई बंदा नाम दे देता है किसी को, मेरे नाम पे कारोबार कर लो, तो समझो वो उनका पार्टनर ही है जो उसके नाम पे कारोबार कर रहे हैं, लेकिन नाम का पता भी हो। अब देखो ना, एक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनके नाम पे हमने यहाँ पे शाहिद अफरीदी, जो स्टेट डेवलपर्स फलाना, वो सारे लिख रखे हैं, नाम तो इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी को पता भी है कि नहीं है? तो अगर नहीं पता, उसकी मर्जी के बगैर ही ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो पार्टनर आप कर लो है। जरदारी स्टेट डेवलपर, जरदारी को पता ही को नहीं, लेकिन आपका कारोबार तो अच्छा चलेगा ना। ऐसे ही लोग भरोसा करेंगे आप पे। सदर है ना वो हमारे लॉर्ड, कहता कि ये सिर्फ नाम का पार्टनर है, लेकिन बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी उसके लिए क्या होगा, फुली लाइबल हो। इसी तरह में नेक्स्ट कहता है कि पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। अच्छा, कुछ ऐसे भी पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होते हैं। और ये वैसे आपस में तय किया होता है कि मैं किसी लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होऊंगा, किसी लॉस को शेयर नहीं करूंगा। अगेन वही आपस में ये तय किया हुआ, दुनिया नहीं जानती। वो तो कंक्रीट के अंदर वो जो कमरा था उसमें बैठ के ये सारा तय हो रहा था। थर्ड पार्टी इस पर भी केस करके सारे पैसे रिकवर कर सकती है, लेकिन आपस में एग्रीमेंट है कि ये बाकी पार्टनर से रिकवर कर ले। सब पार्टनर में से हमने डिस्कस किया था कि ये बंदा ना किताब बनाने वाला, अभी मेरे बंदा इसको 7 तोपों के सामी दे, हर तोप पे अलग अलग बैठाए इसको। ले बेटा, भाई एक बंदे के नाम के साथ लफ्ज पार्टनर आ गया, उसको पार्टनर की डेफिनेशन में डाल दिया। टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये पार्टनर है ही नहीं। जब पार्टनर है ही नहीं तो कम से कम बच्चों को क्यों कंफ्यूज कर रहा है भैया। ये जो सब पार्टनर अभी हमने डिस्कस किया था कि मान लो मिस्टर ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर हैं, और मिस्टर सी ने अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसी को सेल कर दिया, किसी को सेल कर दिया, या किसी बैंक का मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट कर दिया उस बैंक का, या किसी को गिफ्ट कर दिया, या किसी को वैसे मेरे बच्चे कोई भी किसी भी तरीके से ट्रांसफर कर दिया, खरात में, डोनेशन, चैरिटी में। ये लोग जितने भी होंगे ये मिस्टर सी के पार्टनर हैं, लेकिन ये मेरे बच्चे फर्म के पार्टनर नहीं है, ये सिर्फ मिस्टर सी के पार्टनर। इसलिए इनको कहते हैं सब पार्टनर। इनका फर्म से कोई लेना देना नहीं होता, आगे पढ़ेंगे जाके। जब तक फर्म चल रही हो सिर्फ इनको प्रॉफिट, हाँ बाकियों से पूछ के ट्रांसफर करता है ये काम। बस ये होता है कि जब तक फर्म चल रही है इनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। जब फर्म डिसॉल्व होती है उस वक्त हम इनको एसेट का हिस्सा देते हैं जितना उस मालिक का। वैसे इनका फर्म के अंदर कोई लेना देना नहीं, 2 ही राइट है, जब तक चल रही हो प्रॉफिट, जब डिसॉल्व हो तो एसेट का हिस्सा। वैसे ना ये कभी मुदाखलत कर सकते हैं, ना इनको अकाउंट्स मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है, दरवाजे में एंटर भी नहीं होने देते। बस याद रखोगे मेरे। तो ये पार्टनर के पार्टनर होते हैं, ये फर्म के पार्टनर, इसलिए मेरे बच्चे ये फर्म की किसी भी लाइबिलिटी के लिए लायबल नहीं होते। याद रखो, ये उस पार्टनर की लाइबिलिटी के लिए लायबल नहीं होते। हमें तो उसी से लेना देना ना, हमें क्या पता वो आगे क्या मामला है। तो बेटा साइलेंट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर मेरे बच्चे, जैसे हमने डिस्कस किया था, कुछ मनूस लोग होते हैं, जब वो चीज़ों में बोलते हैं तो मेरे बच्चे वो चीज़ें सही होने की बजाय उल्टी हो जाती। तो यहाँ पे ऐसा बंदा भी कोई हो सकता है, उसके लिए उसके साथ हम तय कर लेते हैं या तू किसी मामले में बोलेगा नहीं, तू चुप रहेगा, हमारा पार्टनर है, सारे काम कर, सारा कुछ कर यहाँ पे, लेकिन हमारे मामले में ना तू बोलेगा नहीं। ऐसे पार्टनर को कहते हैं मेरे बच्चे साइलेंट पार्टनर। अब ये बाकी हर चीज के लिए जिम्मेदार है, दुनिया जानती है इसको पार्टनर के तौर पे, लेकिन इसके घर में कोई सुनता नहीं होता ना, कि बात घर में भी आप में से बड़े सारे शहजादे होंगे जिसके किसी ने कोई नहीं सुननी है। जब बड़े होंगे तो पता चलेगा है। होता है ना कि कोई होते हैं कि कहते हैं बड़ा फर्माबरदार बंदा, तो शायद आप में से बड़े फर्माबरदार निकलेंगे बड़े हो गए। होना भी चाहिए बंदे को, लेकिन लेवल तक यहाँ, उससे ज्यादा नहीं। जो जितना लेट ब्याह हो रहा होता है ना उतना फर्माबरदार होता है, पता है आपको। समझा रहा हूँ वैसे आप, जो जितनी लेट शादी करता है उसमें उतना ही ज्यादा फर्माबरदार होता है वो। इसलिए कोशिश करें कि टाइम एक बेहतर टाइम पर कर लें शादी। जो जो होते हैं वो उनकी बात करो, अभी आपका तो टाइम ही नहीं ना, वैसे कह रहा हूँ। ले बेटा आखिरी बात सुन लो, पार्ट नंबर स्टॉपल आ देखो। ले बेटा देखिए, पार्ट नंबर स्टॉपल होल्डिंग आउट, भैया हमने डिस्कस किया था, ये बेचारा बंदा बड़ा अजीब सा पार्टनर है। यानी कि एक ऐसा बंदा, मान लो ये मिस्टर ए और बी ये 2 पार्टनर है, ए और बी ये दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर हैं। एक मिस्टर सी जो सिर्फ इनका दोस्त है, अज्यूम कर लो, या कोई जानने वाला है, ये मेरे बच्चे इनका पार्टनर बनने का पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। इसमें 2 सिचुएशन होती है, या तो मेरे बच्चे ये एज ए पार्टनर खुद फंसेगा, या इसको मेरे बच्चे बाकी लोग इसको एज ए पार्टनर फंसा लेंगे।
ये दो सिचुएशन में हो। जो खुद फंसेगा वो दो सिचुएशन है मजीद, या तो अपनी जबान से या अपनी हरकतों से, और जो कोई और फंसाएगा जारी बात है मोस्टली वो तो जुबान से बता रहा हूं। बात समझ आ रही है? अब ये कैसे होगा सर, अज्यूम कर लो हमने कहा था कि मिस्टर ए और बी ये दोनों आपस में पार्टनर हैं, ये किसी आज मिस्टर टी के साथ इनकी बिजनेस मीटिंग थी, तो ऐसे में इनके दोस्त मिस्टर सी की कॉल आ गई, यार मुझे भी साथ ले जाओ, मैं वेला बैठा हूँ घर में, तो क्या कर रहा हूँ मैं, तो आप जा रहे हो तो कहीं, तो मैं भी बिजी हो जाऊंगा। कहते आ जा फिर, ये वो भी साथ इनके हो लिया। जब ये उसके पास पहुंचे मिस्टर डी के पास, तो वहां पे मेरे उठे, अब पहले तो हम ये कहते हैं कि इसको हो सकता है कि बाकी फंसा लें, ले बेटा देखिए, हमने कहा कि मिस्टर ए और बी ये दोनों पार्टनर थे, इनका 2 साल चला गया। मिस्टर ए ने वहां पे अपना तारुफ कराया, मैं मिस्टर ए हूं, मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। मिस्टर बी ने अपना तारुफ कराया, मैं मान लो पार्टनर। अच्छा, मिस्टर ए ने मिस्टर सी का भी तारुफ कराया, सर ये मिस्टर सी है, ये भी हमारा पार्टनर है, और इसने वहां पे इनकार नहीं किया। तो मेरे बच्चे ये अब इनकार नहीं किया और उसने यकीन कर लिया। अब यहाँ पे इसकी तरफ, इस बंदे की तरफ दो चीजें हैं, ये दो कंडीशन पूरी करनी है। उसने यकीन कर लिया हो और उसने उधार दे दिया हो। यकीन कर लिया हो, उधार ही ना हो, नकद हुआ हो, तो फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं कर हुई। और मेरे बच्चे उधार दे दिया, यकीन नहीं किया, फिर भी कोई फायदा नहीं इसके इसके पार्टनर होने में।